हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में आज हम क्लास 12th मार्केटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ कंप्लीट मैराथन और यू कैन से इट इज़ अ लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो, राइट? सो ये रिवीजन वीडियो है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन टुमारो। तो आपका जो बोर्ड का पेपर है उसमें व्हेन यू विल गो एंड अपीयर फॉर द पेपर, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो यहाँ पर हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनमें से काफी क्वेश्चंस you can expect in your paper as well. So last minute revision video, or you can say it's a capsule which is a one time solution for all your problems. So let's start with the video. It is from unit 1 product. तो पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, what is meant by product? Product is anything that can be offered to someone to satisfy a need or want. तो प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट में दोनों चीजें इंक्लूड होती है बेटा, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब हो गया गुड्स आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट, और इनटेंजिबल का मतलब है इवन प्रोडक्ट इंक्लूड्स सर्विसेज। तो प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 3 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बतानी है which are there in the second stage of PLC. So प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो सेकेंड स्टेज की आपको स्ट्रैटेजीज बतानी है, ठीक है? स्ट्रैटेजीज जब आप बताओगे तो आप यहाँ पे 4 P's आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी ग्रोथ स्टेज में? प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहेगी, जो इंट्रोडक्शन में थी आप एटलीस्ट उतनी क्वालिटी जो है इंश्योर रखोगे कि उतनी क्वालिटी मेंटेन रहे। देन यू विल ऐड सम मोर फीचर्स, राइट, मोर सर्विसेज इन द प्रोडक्ट। सेकेंड, आप प्राइस से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताओगे कि प्राइस जो है वो मोस्टली सेम ही रहेगा ग्रोथ स्टेज में, सिमिलर टू व्हाट वाज देयर इन द इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है? Now, third is place, that is distribution channel. So, place जो distribution channels है, यानी कि middleman है, आप धीरे धीरे middleman की services और ज़्यादा increase करोगे, more channels आप use करोगे, क्योंकि product की demand अब grow कर रही है, और demand अगर बढ़ेगी तो you need more helping hand to distribute your products to the customer. फोर्थ आता है प्रमोशन। प्रमोशन अब आप ज्यादा से ज्यादा करोगे, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? आपको ज्यादा ऑडियंस को केटर करना, सर्व करना। देन रोल ऑफ लेबल इन अ प्रोडक्ट। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द रेलेवेंट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि रेलेवेंट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो लेबल का रोल है। लेबल हैज टू प्रोवाइड द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, लेकिन और भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लेबल का पार्ट हो सकती? सो लेबल जो है इट प्रोवाइड्स रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है? प्रोडक्ट का नेचर, प्रोडक्ट के फीचर्स, ये सब कौन बताता है? लेबल को पढ़ के ही आपको आइडिया होता है कि प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट दिस। फिर और क्या काम करता है लेबल? लेबल जो है, ये रोल ऑफ लेबल भी इसमें आप लिखोगे। अच्छा, इसमें 2 पार्ट्स है क्वेश्चन के बेटा। एक तो ये पहला तो ये वाला रोल मैंने आपको बता दिया, अभी रोल हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन रोल में लेबल में और क्या क्या हो सकता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ प्रोडक्ट, फीचर्स अबाउट द प्रोडक्ट, कॉम्पोजिशन की कौन कौन से प्रोडक्ट के पार्ट्स है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितने फैट्स हैं, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सब लेबल के पार्ट है। अब रोल क्या है लेबल का? लेबल जो है प्रमोशन करता है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की ग्रेडिंग भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग। फिर लेबल अगर होता है उससे आपके लिए, कस्टमर्स के लिए इजी हो जाता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। तो
ये रोल ऑफ लेबल है, ये आपका 3 मार्क यू कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Product have their own identity and personality. Most of the users associate meaning with the product which give them satisfaction. कस्टमर जो है वो सिर्फ कोर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बट और भी जो प्रोडक्ट के एलिमेंट्स है उनको भी खरीदता है. एक तो क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट, ये तो इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन को पूछा गया. ठीक है. अब लास्ट ईयर जो बोर्ड का पैटर्न था बेटा, उसमें ना काफी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 4 मार्कर. तो उसमें क्या इश्यू रहता है कि अगर बच्चे जो है क्वेश्चन को ढंग से नहीं आइडेंटिफाई कर पाते तो पूरा 4 मार्क की एक्सप्लेनेशन भी गलत हो जाती, क्योंकि आपने यही नहीं आइडेंटिफाई किया कि जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक का है, तो एक्सप्लेनेशन भी गलत हो जाती. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस आपको करना है, आइडेंटिफाई ठीक करना है. आइडेंटिफाई ठीक करेंगे तो पूरी एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन की ठीक होगी. सो ये जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है मैंने, दिस इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट. आपको कंपोनेंट्स बताने. तो पहला है एसोसिएटेड फीचर्स, राइट. पहला तो कोर प्रोडक्ट ही है. फर्स्ट इज कोर प्रोडक्ट, राइट. कोर प्रोडक्ट के बाकी हैं एसोसिएटेड फीचर्स. ठीक है. एसोसिएटेड फीचर्स में जैसे आपका हो गया कि कलर क्या है प्रोडक्ट का, फ्रेगनेंस कैसी है, एक्सेट्रा. तो प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करना. दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. देन कम्स योर ब्रांड नेम. ब्रांड नेम क्या है? वो नाम जो आप बोल सकते हो प्रोडक्ट का, ब्रांड का, सॉरी. तो जैसे नेम, टर्म, साइन, सिंबल, ये सारा इसमें आ जाता है. तो ब्रांड नेम में एक्चुअली में यहाँ पे इन्होंने सिंबल लिख दिया, लेकिन सिंबल जो है वो लोगो का कंपोनेंट है. देखो ब्रांड नेम और लोगो में क्या फर्क है. जैसे अगर मैं बोलती हूँ मर्सिडीज, सो इट इज अ नेम विच यू कैन स्पीक, नेम ऑफ अ कार, ब्रांड ऑफ अ कार विच यू कैन स्पीक. लेकिन अगर मैं सिंबल के थ्रू एक्सप्लेन करूं, सो इट इज अ सिंबल ऑफ मर्सिडीज, दैट इज साइन और सिंबल. ठीक है. विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और ब्रांड, दैट इज कॉल्ड एज लोगो. फिफ्थ है पैकेज. पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है. पैकेज जो है इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट. कि अगर पैकेजिंग ना हो, जस्ट इमेजिन, तो कोई भी प्रोडक्ट है वो डैमेज हो सकता है, स्पॉइल्ड हो सकता है. ठीक है. और पैकेजिंग इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द एस्थेटिक्स एंड सेल्स अपील. पैकेजिंग अगर अट्रैक्टिव हो तो कस्टमर्स जो हैं दे बाय द प्रोडक्ट, सेल्स इंक्रीज होने के चांसेस भी होते हैं, राइट. सो फोर्थ आपका हो गया, फिफ्थ हो गया. सिक्स्थ है लेबल. लेबल अभी हमने ऊपर कर लिया कि लेबल आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देता है, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, सब जो है लेबल के थ्रू एक्सप्लेन होते हैं. नाउ जो फर्स्ट कंपोनेंट था कोर प्रोडक्ट. कोर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कोर प्रोडक्ट का मतलब होता है बेनिफिट विच दी फंडामेंटल बेनिफिट, ठीक है, विच कैन बी गेन फ्रॉम अ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कोर. का मैं लिख देती हूँ. Fundamental benefit that can be expected from the product, right. So it basically focuses on the benefit to the user. Okay, then comes your next question. Three features of industrial product. Very important question. तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनके कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के जो बायर्स हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कम बायर्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के. फिर जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो शॉर्ट होता है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बहुत कम मिडलमैन की रिक्वायरमेंट होती है. और जो डिमांड होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, वो डिराइव डिमांड बोलते हैं उसे. क्यों बोलते हैं डिराइव डिमांड? क्योंकि it is derived from the demand of consumer goods. ठीक है.
जैसे कि अगर आपको कुछ कॉटन शर्ट्स की डिमांड है, कॉटन शर्ट्स क्या है, कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर इसको खरीदेंगे। अब कॉटन शर्ट्स बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन। तो कॉटन की डिमांड क्यों आई, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड क्यों आई, बिकॉज कॉटन शर्ट्स की डिमांड है मार्केट में, जो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है। सो द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जो डिमांड है, इट इज कॉल्ड एज डिराइव डिमांड। देन जो प्रोडक्ट परचेज होता है, प्रोडक्ट परचेज, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो, वो आप बहुत सोच समझ के खरीदते हो कि सारी टेक्निकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हो। देन रेसिप्रोकल बाइंग इज इन्वॉल्व। व्हाट इज रेसिप्रोकल बाइंग, दिस यू मस्ट नो। सॉरी, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। रेसिप्रोकल बाइंग का मतलब होता है बेटा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ, कि जो कंपनी रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, ठीक है, इट में सेल द फिनिश प्रोडक्ट टू दी सेम कंपनी। इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कंपनी ए है और कंपनी बी है। अब कंपनी ए जो है वो बी को रॉ मटेरियल दे रही है, सप्लाई कर रही है, और जब वो इस रॉ मटेरियल को यूज करती है और फिनिश गुड बना लेती है, तो वो उस ए कंपनी को फिनिश गुड सेल कर देती है। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल बाइंग, ठीक है। Then in certain cases company may lease out the product rather than purchasing them। तो कई बार इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ज्यादातर लोग खरीदते नहीं है क्योंकि कॉस्ट बहुत हाई होती है, उसको वो रेंट पे ले लेते हैं यूज करने के लिए। जैसे बहुत बड़ी मशीन्स हो गई, कैपिटल आइटम्स हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ पी विच इज द कोर ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो बिना इस पी के, देर आर 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, लेकिन इस पी के बिना बाकी मार्केटिंग एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ये आपका पी की बात की गई है, इट इज अबाउट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकल पॉइंट है, सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज है इसी प्रोडक्ट के आसपास ही रिवॉल्व करती है, नंबर 1। फिर प्रोडक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है प्लानिंग का। बाकी प्रोडक्ट ही नहीं अगर होगा बेटा, तो आप प्राइस कैसे डिसाइड करोगे। प्राइस किसका डिसाइड किया जाता है, प्रोडक्ट का। कहाँ प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस भी तभी लोगे जब प्रोडक्ट होगा। प्रमोशन भी आप किसका करोगे, पॉसिबल ही नहीं है प्रमोशन जब तक प्रोडक्ट ना हो। तो बाकी 3 पीस जो हैं वो दे आर डिपेंडेंट ऑन, वैसे तो ऑल 4 पीस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो मेन फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट है ऑफ ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज। देन प्रोडक्ट इज एन एंड। एंड क्यों बोला गया है, क्योंकि प्रोडक्ट का मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है टू सेटिस्फाई द customers needs and satisfaction, right? Okay, then comes next important function, what is packaging। सबसे पहले तो एक और आपका 1 मार्कर मुझे याद आ रहा है जो important है, वो आता है which is the 5th P of marketing। 5th P पैकेजिंग को बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग को इमीडिएट कंटेनर बोला जाता है, ठीक है, या इट रेफर्स टू, सेकेंडरी भी होती है, ठीक है, सेकेंडरली इट रेफर्स टू एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो जो भी आप प्रोडक्ट को कवर होता है, कंटेनर होता है, रैपर होता है, एंड पर्पस क्या है, पर्पस पैकेजिंग का है टू प्रोवाइड दी प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्ट करना, फिर पैकेजिंग अपील होगी तो सेल्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी कई बारी बेटर हो जाती है विद द गुड पैकेजिंग। देन पैकेजिंग फॉर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस कैसे, जैसे आपने देखा होगा पहले जो केचप की बॉटल्स आती थी वो ग्लास की आती थी, अब नाउ देयर आर टेक अवे पिचकू बॉटल्स, तो दे आर इजिली पोर्टेबल, यू कैन कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो पैकेजिंग हैज लेड टू कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो ये वाले देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि पेपर में अगर आता है तो यू हैव टू जस्ट डोंट मेंशन द पॉइंट्स, यू हैव टू एक्सप्लेन देम एज वेल, ठीक है, ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन भी करना है। Now, different types of consumer good. Very, very, very important question.
अगेन, तो पहला है कन्वीनियंस गुड। कन्वीनियंस गुड्स कौन से होते हैं? जो कस्टमर बार बार खरीदता है, जैसे ब्रेड बटर रोज कंज्यूम होता है, और इसको खरीदने के लिए बहुत कम एफर्ट, बहुत कम टाइम, मिनिमम एफर्ट और मिनिमम टाइम लगता है। फिर कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो है, इसको हम अगेन क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है स्टेपल। स्टेपल कौन से होते हैं? जो रेगुलर बेसिस में खरीदे जाते हैं, जैसे ब्रेड, मिल्क। फिर है इम्पल्स, ये विदाउट प्लानिंग खरीदते हो। आप शॉपिंग करने गए ये सोच के कि मुझे कुछ पर्टिकुलर आइटम्स लेनी है, जैसे चॉकलेट्स लेनी है, सोच के गए थे आपने चॉकलेट्स लेनी है, लेकिन वहां चिप्स के पैकेट हैंग हुए देखे तो आपने वो भी खरीद ली। तो बिना प्लानिंग के जो चीज खरीदी जाती है उसको बोला जाता है इम्पल्स गुड्स। इमरजेंसी गुड्स, जो इमरजेंसी में खरीदते हो, लाइक अगर आप किसी शॉपिंग में गए हो, आप हिल स्टेशन गए हो और आपने बैग अनपैक किया, देखा आपने टूथब्रश नहीं रखा, तो टूथब्रश आप इमरजेंसी में खरीदोगे, बिकॉज बिना टूथब्रश के तो आप 3-4 दिन नहीं निकाल सकते। सो दैट इज इमरजेंसी गुड्स। फीचर्स क्या है? अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए, टाइप्स पूछा था, तो टाइप्स में आप कन्वीनियंस गुड्स जो है ये सारा लिखोगे। फीचर्स भी इसमें कई बार फीचर्स पूछ सकते हैं, स्ट्रेटेजीज पूछ सकते हैं, तो मैंने वो भी आंसर में इनकॉर्पोरेट किया फॉर योर रेफरेंस। तो मिनिमम टाइम और शॉपिंग एफर्ट से खरीदे जाते हैं कंज्यूमर गुड्स, लो प्राइस में अवेलेबल होते हैं, डिमांड इनकी रेगुलर होती है, कंपटीशन भी बहुत होता है इन प्रोडक्ट्स का, राइट। प्रोडक्ट्स आर इजिली सब्स्टिट्यूएबल एंड काफी एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन देखते हो आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे कि अगर आप देखिए, टूथपेस्ट क्या है आपका, कंज्यूमर गुड्स ही है ना, तो ऐसे गुड्स की काफी ज्यादा एडवर्टाइजिंग होती है, राइट। सो कन्वीनियंस गुड्स के फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं। स्ट्रैटेजीज क्या है? जब आप स्ट्रैटेजीज लिखोगे तो आप 4 P's के ध्यान में रखोगे। तो प्राइस जो है कम होता है, प्रमोशन, मास प्रमोशन किया जाता है कन्वीनियंस गुड्स का, राइट। प्लेस, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, कन्वीनियंट लोकेशन पे। और प्रोडक्ट, वो भी आप लिख दो। प्रोडक्ट का जब आप लिखोगे इसमें, तो एग्जाम्पल इसमें मेंशन करेंगे, ब्रेड, मिल्क, एग्स, एक्सेट्रा, राइट। तो बेसिकली क्या होते हैं कन्वीनियंस गुड्स? जो मिनिमम टाइम और मिनिमम शॉपिंग एफर्ट से परचेज किए जाते हैं। Then comes your shopping products. This video is going to be too long. Reason being कि मैराथन है, तो मैंने पांचों यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कराने हैं, तो वीडियो ये काफी थोड़ा लंबी होगी। एंड इफ यू डू एंड कवर दिस वीडियो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अपियरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन टुमारो। ओके, देन शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो कन्वीनियंस गुड के कंपैरेटिवली यहाँ पे टाइम और शॉपिंग एफर्ट्स ज्यादा लगता है। सो मोर आप कैसे लिखेंगे? मोर टाइम एंड शॉपिंग एफर्ट्स। अगेन शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो है वो दो तरह के हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कौन से हैं? जो सेम होते हैं, ठीक है। और जो सेलर्स होते हैं, दे बेसिकली इंगेज ऑन प्राइस वॉर। जैसे शॉप ए है और शॉप बी है, तो दोनों सेम तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अब कस्टमर क्यों आएगा? कस्टमर के लिए तो ए से भी वो खरीद सकता है, बी से भी खरीद सकता है, क्योंकि क्वालिटी इनकी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ये प्राइस वॉर का मतलब होता है ये आपस में compete कैसे करते हैं। जैसे ए सेम प्रोडक्ट वो दे रहा है 10 का और बी दे रहा है 9 का, तो इस तरह ये अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करके। हेट्रोजीनियस कौन से होते हैं? दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, राइट। तो एक शॉप में प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है डिफरेंट है इन एज कंपेयर टू दी अदर शॉप, राइट। सो कंज्यूमर हमेशा खरीदेगा बेस्ट क्वालिटी, प्राइस इसमें सेकेंडरी होता है। फीचर्स क्या है? शॉपिंग प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल कौन से हो गए आपके? जैसे आपके हो गए कार, फर्नीचर, एक्सेट्रा। तो ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, इनका प्राइस हाई होता है, कस्टमर काफी टाइम स्पेंड करता है इनको खरीदने के लिए, ठीक है। और प्लान्ड परचेज होती है, राइट। रिटेलर्स इंपॉर्टेंट रोल करते हैं इसको सेल करने में।
स्ट्रैटेजीज अगेन क्या है, प्रोडक्ट मैंने आपको बताया फर्नीचर का, क्लोथ्स, कार। प्राइस मॉडरेट होता है, प्रमोशन हैवी एडवर्टाइजिंग होती है। और प्लेस कहाँ होता है, प्लेस में आप क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इन गुड्स को टाइम स्पेंड करते हैं गुड्स को खरीदने के लिए एट द स्टोर दैट स्पेशलाइज इन देम। तो स्पेशलाइज इनके स्टोर्स होते हैं, कैसे कार के पर्टिकुलर आपने देखा होगा होंडा का अलग से शोरूम होता है, राइट। देन कम्स योर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, इसमें मैक्सिमम टाइम एंड शॉपिंग एफर्ट्स लगते हैं, राइट। तो जैसे हो गया आपका हाई एंड वॉचेस, डायमंड ज्वेलरी, ये सारे स्पेशलिटी है और मैक्सिमम टाइम लगेगा यहाँ पे। फीचर्स क्या है, ये रेगुलर कस्टमर नहीं खरीदते, डिमांड इनफ्रीक्वेंट होती है, आपने रोज तो डायमंड ज्वेलरी कोई नहीं खरीदने जाता है। देन प्राइस बहुत हाई होता है इनका, और सेल कहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे, पर्टिकुलर फ्यू प्लेसेस में, जैसे ज्वेलरी की एक अलग से पर्टिकुलर मार्केट होगी वहाँ ही। और प्रमोशन एग्रेसिव होता है इसका, आफ्टर सेल सर्विसेज भी इन प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए होती है। देन स्पेशलिटी गुड्स के स्ट्रैटेजीज के हैं, मार्केट स्ट्रैटेजीज, प्राइस हाई बताया ही मैंने आपको। स्ट्रैटेजीज में मैं दोबारा बता रही हूँ, 4 पीस मेंशन करके स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करना है। प्रमोशन, टारगेटेड प्रमोशन किया जाता है, एडवर्टाइजिंग काफ़ी की जाती है। प्लेस, इसमें एक्सक्लूसिव प्लेसेस होते हैं, पर्टिकुलर आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, प्रोडक्ट रोलेक्स वॉचेस एक्सेट्रा। देन कम्स अनसॉट प्रोडक्ट्स। अनसॉट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल तो है लेकिन बायर्स को उनके बारे में पता नहीं है, और अगर पता है इन केस तो वो उस प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहते, ठीक है। अब दो तरह के होते हैं, रेगुलरली अनसॉट एंड न्यू अनसॉट प्रोडक्ट्स। सो रेगुलरली अनसॉट कौन से होते हैं, कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कस्टमर उनको अब भी नहीं खरीदना चाहता है, एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन कस्टमर डू नॉट वांट टू परचेज देम। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गए, कि प्रोडक्ट्स है मार्केट में लेकिन नहीं, हर कोई कंज्यूमर नहीं खरीदना चाहता, राइट। न्यू अनसॉट, कि नए प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर को इनके बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जैसे एंड बहुत डिमांड पर स्टिमुलेट करनी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है कस्टमर्स को इन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सो मेन है अवेयरनेस नहीं है न्यू अनसॉट। तो जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन शुरू में जब ये लॉन्च हुई थी तो बहुत लोग जो थे रिलक्टेंट थे, दे नेवर वांटेड टू गिव दिस वैक्सीन टू देयर किड्स। लेकिन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से, रेगुलेशन से, परसुएशन से, कन्विंसिंग पावर से गवर्नमेंट ने इसको सक्सेसफुल मिशन कन्वर्ट किया। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, प्राइस इसका वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रमोशन जो है, पर्सनल सेलिंग, अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, ये सब टूल्स यूज किए जाते हैं। प्लेस डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है, और प्रोडक्ट में आपको एग्जांपल मैंने बोला लिखने हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट मिक्स को। तो पहला तो है डिमांड। तो डिमांड प्रोडक्ट की कैसी है वो हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि प्रोडक्ट को कंटिन्यू करा बनाया जाए या ना बनाया जाए, ठीक है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट को, राइट। न्यू प्रोडक्ट तभी इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में जब ये फील होता है मैन्युफैक्चरर को कि हाँ इस प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है, राइट। सेकंड कॉस्ट, तो कंपनी जो है वो डेवलप करती है प्रोडक्ट्स को, उनकी इंटेंशन तो यही रहती है कि वो प्रोडक्ट डेवलप करे जिसकी कॉस्ट लो हो, राइट। सो कॉस्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्वांटिटी, सो कंपनी जो है वो और नए प्रोडक्ट्स आइटम्स भी ऐड करती है प्रोडक्शन में, ठीक है। इन केस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज टू बी मेड ऑन लार्ज स्केल, तो नया प्रोडक्ट कंपनी तभी बनाएगी, जैसे कंपनी ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रही है
और वो नया प्रोडक्ट तभी बनाएगी जब उसको लगता है कि एक तो उस प्रोडक्ट की डिमांड है, और ये प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है वो लार्ज स्केल में बनाएगी, क्योंकि लार्ज स्केल बनाने में क्या फायदा होता है कि कॉस्ट कम हो जाती है। फिर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग भी एक फैक्टर है कि ऑर्गेनाइजेशन को, देखिए अगर कोई कंपनी ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रही है तो वो नया प्रोडक्ट ऑलरेडी उस पुराने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर रही है, तो वो नया प्रोडक्ट भी इजीली लॉन्च कर सकती है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इनकरिंग सम कॉस्ट ऑन द एडवर्टाइजिंग। तो जैसे अगर आप ये देखिए, नेस्ले जो है वो मैगी के ऊपर पहले काफ़ी एडवर्टीजमेंट करते थे, स्पेंड करते थे, तो अब जब वो मैगी केचप लेकर आए तो उन्होंने उसी एड के थ्रू नए प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई। देन यूज ऑफ रेजिडुअल्स, तो अगर बाय प्रोडक्ट कौन से होते हैं, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो और उस प्रोडक्ट को बनाते हुए कुछ जो पीसेस हैं या कुछ प्रोडक्ट्स लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स जो है वो रह गए हैं, और उस लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स से आप नए प्रोडक्ट्स अगर बना सकते हैं, तो नथिंग लाइक दैट। तो रेजिडुअल होता है जो बच गए प्रोडक्शन के टाइम में, कुछ पीसेस बच गए तो उसको आप यूज करके नए प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कंपटीशन को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कैपेसिटी, तो कंपनी जो है वो नया प्रोडक्ट तब स्टार्ट कर सकती है अगर उसकी पुरानी एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है वो पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पाई है, ठीक है, तो वो नया प्रोडक्ट भी फिर ऐड कर लेती है। नेक्स्ट, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि प्रोडक्ट मैनेजर, उनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है फॉर कार्विंग अ नीश विद इन अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट। इमेज मार्केटिंग करनी पड़ती है, नई वैल्यू इमेज क्रिएट करनी पड़ती है, रीपोजिशनिंग के थ्रू प्रोडक्ट की नई इमेज क्रिएट करनी पड़ती है। तो आपको इसमें आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि किस स्टेज की, पीएलसी की कौन सी स्टेज की बात की गई है, ठीक है, और उस स्टेज को आपको एक्सप्लेन भी करना है विद फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया विद फीचर्स। तो मैच्योरिटी स्टेज की बात की गई, राइट। यहाँ पे फीचर्स क्या है कि कॉस्ट जो है यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज में वुड बी डिक्रीज्ड, कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी हो रही है लार्ज स्केल में। सेल्स वॉल्यूम मैच्योरिटी स्टेज में पीक पे होते हैं, ठीक है, और मार्केट सेचुरेशन दिखता है कि हाँ जितनी इंक्रीज होनी थी अब हो गई है, इसके बियॉन्ड आगे ग्रोथ के चांसेस, अब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े ऐसे चांसेस दिख नहीं रहे। कंपटीशन जो है इंक्रीज होता है, प्राइजेस ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि नए नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ रहे हैं, राइट। आपको प्रोडक्ट के फीचर में डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करना होता है, नए फीचर्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट करनी होती है, क्योंकि अगर आप जब तक नए फीचर्स ऐड नहीं करोगे आप मार्केट का शेयर जो है एक्सपैंड नहीं कर सकते, और प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पहले 2 बारी 2 टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड कि व्हाट इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट फॉर वन मे बी अ शॉपिंग प्रोडक्ट फॉर अनदर। ये आपका 3 मार्क का बेटा पेपर में आया था पहले। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट काम है आपको कन्वीनियंस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है कि वो प्रोडक्ट्स है जो कस्टमर खरीदता है फ्रीक्वेंटली और मिनिमम टाइम और शॉपिंग एफर्ट्स लगते हैं। फिर शॉपिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है कि वो क्या होते हैं, कि जो कस्टमर जो है खरीदते हुए कंपेयर करता है, टाइम लगाता है, शॉपिंग एफर्ट्स लगते हैं। अब क्वेश्चन में पहले तो आप डिफाइन कर देंगे दोनों को, फिर आप बताएंगे कि कैसे कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो एक के लिए कन्वीनियंस है दूसरे के लिए शॉपिंग कैसे हो सकता है। देखिए, अगर इसमें आपने क्या बताना है कि अगर आप कन्वीनियंस प्रोडक्ट खरीदते हो विद मोर शॉपिंग एंड टाइम एफर्ट्स, टाइम भी ज्यादा लगा रहे हो, ब्रेड जैसे कई लोग तो ब्रेड बटर जाते हैं फटाफट ले आते हैं, कम एफर्ट ही नहीं लग रहा, टाइम ही नहीं लग रहा, तो वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है। लेकिन अगर उसी की जगह दूसरा इंडिविजुअल जाता है, ब्रेड का प्राइस कंपेयर करता है, ब्रांड्स कंपेयर करता है, टाइम लगा रहा है, तो वही कन्वीनियंस प्रोडक्ट उसके लिए शॉपिंग प्रोडक्ट बन जाता है। कब बनता है? अगर वो मोर एफर्ट्स और मोर टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। ओके, अब
शॉपिंग प्रोडक्ट कौन से हैं जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई इंसान वहाँ पे टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहा शॉपिंग गुड्स को खरीदते हुए, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा, तो वो उसके लिए कन्वीनियंस प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो एग्जाम्पल भी इसमें लिखा हुआ है, ये रहा एग्जाम्पल कि कई कस्टमर्स जो हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं, स्पेशल टाइम एफर्ट लगाते हैं, तो वो उनके लिए शॉपिंग प्रोडक्ट हो गया। और इसी तरह जो रिस्ट वॉच है या टीवी है, आपने फटाफट खरीद, अगर कोई खरीद रहा है बिना टाइम लगाए, तो वो उसके लिए कन्वीनियंस प्रोडक्ट। इस तरह आपको ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट, it is an important component of the product and most important factor in impulse purchase. तो आपको component को identify करना है. For whom is it an essential tool? So यहाँ पे again identification based question है. ये आपके जो CBSE बुक जो उन्होंने रिकमेंड की हुई है, आपको एक एक लाइन थरली पढ़नी है. कहीं से भी बाहर से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. पैकेजिंग का क्वेश्चन है ये, और सेम ये वाली जो लाइन है जो मैं भी हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपके बुक में पैकेजिंग में आपको मिलेगी. उसी पैराग्राफ में से ये लाइन पिक की गई है और आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो फॉर्मुलेट किया गया. तो कौन सा कंपोनेंट है? पैकेजिंग, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये इन इम्पल्स परचेज. इम्पल्स परचेज में कैसे? आपने पैकेजिंग कोई देखी, आपको बहुत पसंद आई, आपने पैकेजिंग को देखते ही बिना प्लान किए प्रोडक्ट को इम्पल्सिवली परचेज कर लिया, तो पैकेजिंग से सेल्स बढ़ती है. और किसके लिए इंपॉर्टेंट टूल है? मार्केटर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि वो गुड्स का प्रमोशन कर सकते हैं और बाइंग डिसीजन कस्टमर की इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. दो पार्ट्स में आंसर था ए एंड दिस इज बी, राइट? ये ए था आइडेंटिफाई और ये हो गया बी. नेक्स्ट पे आते हैं. अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है? तो क्या पूछा गया है? ऑन बॉक्स यू मस्ट हैव रेड कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, और दिस अप सिंबल इज प्रिंटेड, दिस साइड अप सिंबल इज प्रिंटेड. तो ये आपका एक स्टेटमेंट दी है. तो व्हाट आर केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, या दिस साइड अप सिंबल अ पार्ट ऑफ लेबलिंग का पार्ट है. ये लेबलिंग इंस्ट्रक्शंस का पार्ट है. This side up is a part of labeling instructions on the packaging. Then B part, what is provided by the concept to the potential buyer. तो आपको रोल ऑफ लेबलिंग बतानी है. तो ये लेबलिंग का रोल मैं ऊपर बता ही चुकी हूँ कि प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हो, ग्रेडिंग में हेल्प करता है, प्रमोशन में हेल्प करता है लेबलिंग, इंफॉर्मेशन भी देता है विच इज रिक्वायर्ड एज पर लॉ. सी पार्ट, अच्छा इसमें वेट ये आपका या एक्सप्लेन द रोल में सी पार्ट था. तो बी में क्या था? व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्सेप्ट, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द बायर. ठीक है? तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, आप इसको प्लीज प्रिपेयर करिए. आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, राइट? व्हाट डज अ यूजफुल पैकेजिंग डिसीजन इंक्लूड. अब पैकेजिंग डिसीजंस कौन से हैं? पैकेजिंग डिजाइन आता है उसमें. डिजाइन कैसा होना चाहिए पैकेजिंग का? कलर शुड बी अट्रैक्टिव एंड पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन. ये भी आपका 3 मार्क पेपर में आ चुका है. तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इसमें आप एक्सप्लेन भी करेंगे. Then what are industrial products? Give example of 3 industrial product. Industrial product कौन से होते हैं? जो as a which are used as inputs to produce consumer products. तो ये inputs की तरह यूज होते हैं. कंज्यूमर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को यूज करके हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ठीक है? जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीन्स हो गई, ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं. टाइप्स कौन से हैं? मटेरियल एंड पार्ट्स, जैसे शुगर केन, रबर. कैपिटल आइटम्स, इसमें कंप्यूटर का एग्जांपल दे सकते हैं, मशीन्स का, टूल्स का. सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज, जैसे रिपेयर आइटम्स, राइटिंग पेपर्स एक्सेट्रा. तो ये भी आपका 3 मार्कर पेपर में आया हुआ है.
Then what do you understand by branding? Give 4 features of a good brand name. ब्रांडिंग में आपकी जो डिसीजंस होती हैं that helps in identifying the product. Branding basically includes two things: brand name and brand mark. ब्रांड नेम से क्या होता है? ब्रांड नेम इट हेल्प्स इन यू नो ब्रांड नेम क्या है? ये वो नाम है जिससे यू कैन स्पीक, यू कैन वोकलाइज. जैसे आप पर्टिकुलर ब्रांड नेम बोलकर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हो, जैसे एप्पल. एप्पल प्रोडक्ट्स हो गए ना, एप्पल इज अ ब्रांड, तो यू कैन स्पीक दैट नेम. और ब्रांड मार्क कैसे हो गया? ये जो आपका एप्पल का, आई एम वेरी बैड in all this drawing, my drawing is very bad, so ये ऐसा एक आता है ना एप्पल का, दिस इज अ ब्रांड मार्क. तो देख के आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि दिस इज अ which you cannot speak, it's a symbol or a sign, right? It's a symbol or sign which you can visualize and you can use to identify the product. So branding में definition आती है तो आपको ये लिखनी है. It consists of decisions that offers identity for a product. और ब्रांडिंग से आप प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो. या सिंपल ये वाली डेफिनेशन आप लर्न कर लो जो मैं अभी हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि वो इजी होगा आपके लिए याद करने के लिए. दिस वन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम और साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट. ये वाली डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, राइट? सो फीचर्स के ब्रांड नेम के, ब्रांड के शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रोनाउंस करने में इजी होना चाहिए. देन आपको ऐसा ब्रांड नेम यूज करना चाहिए जो प्रोडक्ट के बारे में भी कुछ फीचर्स को एक्सप्लेन करे. डिजाइन बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली. कि इसका ऐसा होना चाहिए कि आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड भी हो जाए, लीगल प्रोटेक्शन भी उसको मिले बाय यूजिंग द ट्रेडमार्क, राइट? और स्टेइंग पावर होनी चाहिए. देन एडेप्टेबल, एडॉप्ट नहीं है ये, एडेप्टेबल होगा टू पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट है आपका पीएलसी के बारे में बताना है. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो पीएलसी क्या है? ये वो लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट जो है क्या होती है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करती है. इट इज अ साइकिल विच इंडिकेट्स सेल्स, प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की कितनी सेल्स है, कितने प्रॉफिट रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट टेल्स ऑल अबाउट. इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन. तो अगर 2 मार्कर आ रहा है तो इतनी एक्सप्लेनेशन काफी है. 4 मार्कर जहां तक है, आई डोंट थिंक पेपर में चारों स्टेजेस पूछी होंगी. जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी जब एक्सप्लेन किया था, सेकेंड स्टेज के फीचर्स, स्ट्रेटेजीज ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं अपने कंजम्पशन के लिए. लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बिजनेस हाउसेस खरीदते हैं ताकि वो उसको यूज करके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को यूज करके फिनिश गुड्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना पाए. एग्जाम्पल कौन से है कंज्यूमर प्रोडक्ट के? कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसॉट. और इंडस्ट्रियल के कौन से? रॉ मटेरियल, पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स एक्सेट्रा. देन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट डिमांड होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की इनडायरेक्ट, जिसको हम डिराइव डिमांड, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, डिमांड भी बोलते हैं, राइट? देन मिडल मैन या लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा होता है. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्ग, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट रहता है. यूनिट 1 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आई हैव कवर्ड दैट. यूनिट 2 इज अबाउट प्राइस, राइट? सो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम एक बार देख लेते हैं सो दैट इट कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, एक चीज और बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी पेजेस का, ठीक है? ताकि पेपर से पहले एक बार अगर आपको मॉर्निंग में इसका रिकैप करना है तो आप पढ़ सकते हो फटाफट वाइल यू आर ऑन द वे विद योर पेरेंट्स. अभी सेंटर में पहुंचने से पहले भी आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो.
सो फर्स्ट क्वेश्चन है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे बायर्स के नजर में क्या प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस को सेट किया जाता है, राइट। सो प्राइस कैसे सेट करते हैं, टू मैच द परसीव्ड वैल्यू। हर बायर की अलग अलग परसेप्शन होती है, हर कोई प्रोडक्ट के बारे में सेम नहीं फीलिंग्स रखता, ठीक है। कईयों के लिए प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, फॉर अदर्स दे इट मे नॉट बी सो गुड। सो प्राइस इज सेट कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। सो जैसे आप टी का एग्जांपल दिया, कप ऑफ टी, जब आप होटल्स में जाते हैं तो वही टी का प्राइस डिफरेंट होता है, और वही टी अगर कैंटीन में मिल रही है तो उसका प्राइस डिफरेंट सेट होता है। क्यों? क्योंकि बायर्स जो है दे गिव डिफरेंट वैल्यूज टू देम। एक पर्टिकुलर प्लेस में आप देखेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेने जाइए आप होटल में, और बाहर स्कूल कैंटीन में आप वो कोल्ड ड्रिंक लो, प्राइस आपको बहुत डिफरेंट मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल है पॉपकॉर्न। आप पीवीआर में तो मूवी देखने जाते ही हैं, तो जो नॉर्मल 20 रुपीज के पॉपकॉर्न आपको बाहर में रोड साइड वेंडर से मिल जाएंगे, वही पॉपकॉर्न आपको 400 रुपीज के पीवीआर में मिलेंगे। और कंज्यूमर्स जो है, बायर्स जो है, वो देते भी हैं इतने, मूवी जितने की मूवी टिकट नहीं है उससे ज्यादा के तो पॉपकॉर्न आ जाते हैं। सो इट इज हाउ द consumers or the buyers they perceive। देन आपको स्किमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग के बारे में दो डिफरेंसेस लिखने हैं। पहला प्राइस चार्ज बेसिस है, तो स्किमिंग में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है एट अ हायर प्राइस, और पेनिट्रेशन पे एट अ लो प्राइस। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे स्किमिंग में है कि जो इनिशियल क्यों हाई प्राइस चार्ज किया जाता है, एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स है हाई प्राइस पे लॉन्च होते हैं, ताकि जो इनिशियल इस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वेस्टमेंट लगी है वो रिकवर कर ले जल्दी से जल्दी। और पेनिट्रेशन में लो प्राइस में क्यों मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, ताकि काफी ज्यादा मार्केट का शेयर जो है वो कैप्चर हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव होता है। देन व्हाट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये मैंने अभी ऊपर ही बताया है, रिपीट हो रहा क्वेश्चन, कि यहाँ पे लो प्राइस पे प्रोडक्ट की को लॉन्च किया जाता है, और मेन ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट शेयर को कैप्चर करना, ठीक है। तो सेम वही है जियो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का एग्जांपल। देन डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट का मतलब क्या है और प्राइस का मतलब क्या है। कॉस्ट क्या है, जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, बाकी एक्सपेंसेस। प्राइस क्या है, जो अमाउंट कस्टमर्स पे करते हैं टू द सेलर्स व्हेन दे बाय द प्रोडक्ट। ओके, लिस्ट 4 ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स। तो आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ये 4 मार्कर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप पेपर में। नेक्स्ट, इसको इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है कि एक फर्म जो है वो सेम प्रोडक्ट अलग अलग प्राइसेस पे सेल करती है, ठीक है। कॉस्ट बनाने में उनकी ऑलमोस्ट सेम थी प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे सेल किया जाता है। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कौन सी है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, और आपको एक्सप्लेन करना है। सो पहला बेसिस है क्यों प्राइस अलग अलग चार्ज किया जाता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सेगमेंट, राइट। तो जैसे आप एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जो रेलवे चार्जेस है वो कम होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो रेलवे की जो सर्विसेज है इट इज सेम फॉर एवरी पर्सन, लेकिन फॉर द कस्टमर सेगमेंट स्टूडेंट्स द प्राइस चार्ज विल बी लो। देन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो अलग अलग जो प्रोडक्ट का वर्जन है उसके बेसिस में डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है। जैसे अगर आप बुक लेते हो विद बाइंडिंग कवर, विदाउट बाइंडिंग कवर, प्रोडक्ट तो बुक तो सेम ही है, लेकिन वर्जन अलग है, बाइंडिंग एक में है एक में नहीं है, तो अलग प्राइस चार्ज होता है। देन लोकेशनल डिस्क्रिमिनेशन। सो अगर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो एट एट 2 प्लेसेस, एग्जाम्पल जैसे सिनेमा थिएटर जो है वो मूवी सेम रन कर रहा है सबके लिए, लेकिन जो आगे की सीट्स है उसका प्राइस कम होता है, और जो पीछे होती है सीट्स उसका प्राइस हाई कर होता है। क्यों? लोकेशन डिफरेंस बोलते हैं इसे।
ठीक है। तो सिनेमा जो है डिफरेंट प्राइस फॉर सीट्स क्लोज टू द स्क्रीन एंड हायर फॉर द सीट्स जो स्क्रीन से दूर हैं पीछे, बैल्कनी सीट्स। देन टाइम डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे प्राइस जो है इसमें क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सीजन या टाइम क्या है उस डे का। तो ऑफ सीजन में जैसे आप अगर किसी हिल स्टेशन में जाओ, आपको जो होटल के रूम चार्जेस हैं वो कम रेट में मिलेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप पीक सीजन में जाते हैं। तो इसी तरह अगर टैक्सी का चार्ज, अब रात को अगर टैक्सी हायर करोगे रेट्स बहुत हैवी होंगे एज कम्पेयर टू इन द आफ्टरनून। देन इमेज डिस्क्रिमिनेशन नेक्स्ट है। सो इसमें जो सेम प्रोडक्ट है, इमेज उसकी अलग, इमेज के बेसिस में अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, परफ्यूम कंपनी जो है वो परफ्यूम को ऑर्डिनरी बॉटल में सेल कर रही है 500 रुपीज में, और अगर कोई फैंसी बॉटल लिए है जिसकी इमेज बड़ी अट्रैक्टिव है, पैकेजिंग बड़ी अच्छी है, तो वो 1000 रुपीज में। सो ये बेसिस हैं जो अलग अलग प्राइस चार्ज किए जाते हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाली जो स्टेटमेंट अभी मैं रीड करने जा रही हूँ ये भी डायरेक्टली आपके सीबीएसई बुक से ही उठाई गई है, जो सीबीएसई ने आपकी बुक प्रिस्क्राइब की है। डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ द प्राइसिंग मेथड वेयर इंटेंसिटी ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वुड बी डिफरेंट। तो कौन सी प्राइसिंग मेथड की बात की गई है यहाँ पे? डिफरेंशियल प्राइस मेथड की बात की गई है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे, अभी जो मैं ये टॉपिक बोलूंगी जब समझाऊंगी तो आपको लगेगा मैं डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस मेथड की ही बात कर रही हूँ। डिस्क्रिमिनेटरी और डिफरेंशियल एक तरह से आपका ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग आपको एक्सप्लेन करेंगे दोनों मेथड्स, बट इट डिफरेंशियल प्राइस जो है ये टॉपिक आपका मेथड्स ऑफ प्राइसिंग में दिया गया, और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मतलब दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, बट जब आपको स्टेटमेंट स्पेसिफिकली अब बोर्ड में आई हुई है, ठीक है, ये वाली लाइन दी हुई है कि कौन सा प्राइसिंग मेथड है जहाँ इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वुड बी डिफरेंट, तो डिफरेंशियल प्राइस मेथड ही वर्ड आपको यूज करना है, बिकॉज योर बुक इज लाइक अ बाइबल टू यू। तो जो बुक ने स्टेटमेंट दी है ये वाली स्टेटमेंट थी, तो आप इस वाले में डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग मत लिखिएगा, डिफरेंशियल ही हेडिंग लिखेंगे, राइट? मतलब चाहे दोनों का सेम ही। अब पहला टाइम ऑफ परचेज, तो इसमें मैंने आपको बताया था जो टैक्सी है वो अगर आप हायर रात को कर रहे हैं या दिन में कर रहे हैं अलग प्राइस होगा। लोकेशन में भी आपको मैंने इसमें बताया था कि अगर आपको वन हैज टू ट्रेवल अ लॉट टू गेट द सेम प्रोडक्ट, नहीं इसमें आप ये वाला देख सकते हो कि अलग अलग प्लेस में अलग अलग सेम प्रोडक्ट जो है डिफरेंट प्राइस में सेल होता है ना? जैसे टीवी की, अब ये सॉरी मूवी के टिकट्स का एग्जांपल ऊपर दिया था। देन प्रोडक्ट वर्जन, बाइंडिंग द बुक, वही वाला एग्जांपल है, सेम टॉपिक है इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। कस्टमर कि अगर जो कस्टमर स्टूडेंट है तो उसके लिए रेलवे चार्जेस जो हैं वो कम होंगे एज कंपेयर टू द अदर पर्सन। फिर बार्गेनिंग एबिलिटी कि जो कस्टमर की बार्गेनिंग एबिलिटी अच्छी है उसको प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल जाएगा एज कंपेयर टू दोज हुज बार्गेनिंग एबिलिटी इज नॉट गुड। देन लेवल ऑफ द नॉलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कस्टमर की नॉलेज अगर उतनी नहीं है प्रोडक्ट के बारे में कि किस प्राइस में अवेलेबल है प्रोडक्ट मार्केट में, तो ही कैन एंड अप पेइंग हायर प्राइस। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, व्हेन देयर आर मेनी कस्टमर्स फॉर वन पीस द सेलर कैन डिमांड हाई प्राइस, द वन हु इज विलिंग टू पे मोर विल गेट द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो अगर कस्टमर्स काफी सारे हैं और प्रोडक्ट जो है अवेलेबल उतना नहीं है, अवेलेबिलिटी लो है प्रोडक्ट की, बट बायर्स बहुत सारे हैं, तो उस केस में हाई प्राइस चार्ज किया जाता है क्योंकि प्रोडक्ट सबको मिल ही नहीं रहा है, तो दे विल बी डिमांडिंग द प्रोडक्ट, और जितनी ज्यादा डिमांड वो करेंगे प्रोडक्ट की, सेलर जो है ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब देखो बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, मैम यहाँ क्रूशियल एलिमेंट बोला है तो प्रोडक्ट लिख देते हैं। प्रोडक्ट है फोकल पॉइंट,
फोकल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, क्रूशियल एलिमेंट आता है तो आपको प्राइस का बताना है। आप देखिए उसमें अगर ऊपर क्वेश्चन था, लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट। या I think let me continue with the video only. या ये रहा, कोर वर्ड यूज करें, फोकल पॉइंट यूज करें, स्टार्टिंग पॉइंट यूज करें, तो इसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अब आप जस्ट या यस, फोकल पॉइंट अगर, हाँ, अगर आप बोले कि क्रूशियल एलिमेंट कौन सा है तो प्राइस के बारे में बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन देम, फैक्टर्स आपको बताने हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं प्राइस। तो पहला तो है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल आपको जो है वो सप्लायर्स दे रहे हैं एट अ हाई प्राइस, तो जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी, जैसे देखिए रॉ मटेरियल क्या है, आप रॉ मटेरियल को यूज करते हो और प्रोडक्ट बनाते हो। तो अगर आपको रॉ मटेरियल ही एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट का प्राइस भी ज़्यादा ही चार्ज करोगे, क्योंकि प्रोडक्ट भी आपका बनाने में कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो यू विल बी डिमांडिंग हाई प्राइस। तो प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, वो डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है। फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी लगी है, वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि जो भी प्राइस होगा आप सीधा कॉस्ट पे तो नहीं उसको सेल करोगे, आप कुछ प्रॉफिट का एलिमेंट भी ऐड करोगे। मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, मार्केट आपकी जो है, इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ ताकि आई कैन राइट इट डाउन। यस, सो मार्केट कंडीशंस में आप लिख सकते हो, दो कंडीशंस होती हैं। आपकी इकोनॉमी जो है ये बूम कर रही है या डिप्रेसिंग है। ठीक है, अगर बहुत बूम कर रही है, प्रॉस्पेरिटी है, हर जगह सबके पास जॉब्स हैं, तो प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट अ हाई प्राइस। लेकिन डिप्रेसिंग है तो लो प्राइस। कंपटीशन कितना है मार्केट में, कंपटीशन अगेन हाई है या लो है। हाई पे यू कैन चार्ज लो प्राइस, कंपटीशन ज़्यादा है तो अगर आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो बायर्स विल गो टू द कॉम्पिटिटर्स। कंपटीशन ज़्यादा नहीं है तो you can charge high price. Then brand and quality, if the quality is good, very good, premium quality, so you can charge the high price, right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर्स के लिए बताना है, बुक में आपके फर्म के लिए भी है, कंज्यूमर के लिए भी है। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली यू हैव टू रीड इट। ठीक है, सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि किसके लिए पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंस किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। तो कंज्यूमर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। वो प्राइस को देख के डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे, और जब वो प्राइस उनके लिए सूटेबल है, गुड्स को खरीदते हैं, तो इट लीड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। प्राइस को देख के कंज्यूमर्स को पता लगता है कि परचेजिंग पावर जो है, दैट इज इन देयर कैपेसिटी टू बाय द प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है, और इट लीड्स टू सोशल वेलफेयर। कैसे सोशल वेलफेयर, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, कोई भी सेलर है बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकता, क्योंकि वन हैज़ टू इंश्योर अ रीजनेबल प्राइस ताकि एवरीबडी कैन परचेज। तो जब सब कुछ सब हर कोई प्रोडक्ट को खरीदता है तो इट इज़ हेल्प इन फुलफिलिंग देयर नीड्स और इट लीड्स टू सोशल वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट है, प्राइसिंग इज नॉट एन एंड इटसेल्फ बट मीन्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स बताने, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपके दो आते हैं, टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न में आप क्या करते हैं, कॉस्ट में
फिक्स प्राइस टू कवर, आप फिक्स प्राइस चार्ज करते हो टू कवर द कॉस्ट एंड अर्न अ डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप प्राइस इस तरह फिक्स करते हो, दो पर्पस, प्राइस कैसे फिक्स करते हो, एक तो कॉस्ट कवर हो जाए और एक आप जो रिटर्न अर्न करना चाहते हो ऑन द इन्वेस्टमेंट, यू शुड बी एबल टू कवर दैट। फिर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे एम क्या होता है, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न में कॉस्ट प्लस सम डिजायरेबल रिटर्न। देन प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर है आपका मार्केट रिलेटेड। तो मार्केट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में आप प्राइस ऐसे सेट करते हो, ऑब्जेक्टिव ये होता है टू मीट द कंपटीशन और प्रिवेंट द कंपटीशन। ठीक है, ऐसा कॉम्पिटेटिव प्राइस फिक्स करना जिससे जो है यू आर एबल टू फेस द कंपटीशन। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि प्राइस शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे कि आप मार्केट शेयर अपना इंप्रूव कर सको, ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सको, आपकी सेल्स बढ़े। देन थर्ड इज प्राइस स्टेबलाइजेशन, कि स्टेबल प्राइस मेंटेन करना टू अवॉइड प्राइस वॉर, यानी कि जो भी मार्केट में लोग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, आपका एम होता है कि प्राइस वॉर में इंगेज नहीं होना, बेटर है यू फॉलो द प्राइस विच अदर्स आर ऑल्सो फॉलोइंग। थर्ड है पब्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव, कि इसमें प्राइस ऐसा चार्ज हो कि आप जो कंपनी की इमेज है, इट शुड बी गुड इन द आईज ऑफ द पब्लिक। ठीक है, लोगों को ट्रस्ट हो। जैसे टाटा के प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जब खरीदते हो तो आपको पता है कि टाटा की इंटेंशन लोगों को एक्सप्लॉइट करना नहीं होती है ना, दे ट्रस्ट टाटा प्रोडक्ट बिकॉज टाटा इज मेंट फॉर पीपल, है ना। तो उसी तरह कई प्रोडक्ट आप प्राइस ऐसे सेट करोगे कि पब्लिक इमेज जो है वो इम्प्रूव हो। देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, प्राइस हाई क्यों रखा जाता है, ताकि प्रॉफिट्स हो और वो प्रॉफिट्स जो हैं दोबारा से इन्वेस्ट करे जा सके ताकि कंपनी की ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक कंडीशंस एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिटर्मिनिंग द प्रोडक्ट प्राइस। यस, ये मैंने आपको बताया था फैक्टर्स का ही है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस में से ही पूछा गया बेटा। तो अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी हैं, ठीक है, लोगों के पास जॉब्स हैं, परचेजिंग पावर है, इनकम है, तो वो डिमांड करेंगे तो दे कैन पे ऑल्सो। तो कंपनी उस केस में हाई प्राइस चार्ज करेगी। और अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है तो इन दैट केस द कंपनी कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस। फिर गवर्नमेंट का क्या रोल है, कि देखो गवर्नमेंट ने हमेशा एक लिमिट लगाई हुई है कि बियॉन्ड विच सेलर जो है उससे ज़्यादा प्राइस कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। तो उस केस में द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट चार्ज हाई प्राइस। लेकिन अगर गवर्नमेंट की प्राइजेस सपोर्टिव हैं, बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं, ठीक है, तो फर्म उस केस में हाई प्राइस चार्ज कर सकता है। नाउ नेम एंड एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स affecting the price which are within the control of the firm। तो आपको इसमें इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बताना है। ओके, यस, इंटरनल फैक्टर्स ऊपर जो हमने किए थे वो आपके, ये वाले जो फैक्टर्स मैंने कराए थे ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों है। तो जब ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि आपसे स्पेसिफिकली नहीं बोला कि इंटरनल बताओ या एक्सटर्नल बताओ, आप दोनों में से कंबाइन करके बता सकते हो। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाला, इसमें स्पेसिफिकली विद इन द कंट्रोल बोला है। विद इन द कंट्रोल का मतलब है इंटरनल फैक्टर्स की बात हुई है। तो ऑल पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये इंटरनल फैक्टर में आता है। कैसे इंटरनल में आता है, कि प्रोडक्ट का अगर प्राइस क्या रखोगे वो फर्म डिसाइड करती है, ठीक है। एंड अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप कम करोगे या ज़्यादा करोगे वो भी फर्म के हाथ में है। तो जितना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर शॉर्ट है तो प्राइस विल बी लेस, लॉन्ग है तो प्राइस विल बी मोर, क्योंकि मिडलमैन कितने रख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। देन रॉ मटेरियल किस प्राइस में मिल रहा है, ये मैंने अभी आपको बताया है, ऊपर पॉइंट एक्सप्लेन किया था। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक ये वाला क्वेश्चन है। हाउ डज गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइजेस, ओके ये रिपीट है तो मैं अभी नहीं कर रही, ऊपर कर चुके हम। नाउ एक्सप्लेन ब्रेक इवन, इंपॉर्टेंट।
ब्रेक इवन प्राइसिंग का मतलब क्या है, ये यहाँ पे प्राइस जो सेट किया जाता है वो उस पॉइंट पे सेट किया जाता है वेयर बिजनेस विल अर्न जीरो प्रॉफिट। ठीक है, सो यहाँ पे ये फॉर्मूला है आपका ब्रेक इवन पॉइंट का, ये वाला, दिस इज द फॉर्मूला कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको मैं TFC लिख रही हूँ, अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें आपका जो क्वेश्चन है ये इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं जिसमें आपको 50, जैसे ब्रेक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 54,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20, वेरिएबल कॉस्ट 15, तो आपको बताना है कि कितने यूनिट्स फर्म प्रोड्यूस करेगी, तो आंसर आ जाएगा ये। तो ये एक आपका पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको प्राइसिंग मेथड बताना है कौन सा है, विच इंक्रीज फर्म एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज प्राइस यूजिंग डायग्राम दैट प्रिडिक्ट आइडल प्राइस। देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ अभी लाइन, ये वाली फर्म एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज, ये भी डायरेक्टली आपकी बुक से ली गई है। तो इसमें डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग की बात की गई है कि कस्टमर्स जो हैं व्हेन दे डिमांड, व्हेन कस्टमर डिमांड सेट्स अप द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्राइस कैसे सेटअप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड ऑफ द कस्टमर, उसी को बोलते हैं डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग। ठीक है, तो आपको पता है प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, राइट, एंड अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ेगी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे हम डिसाइड करते हैं, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, व्हाट इज मेंट बाय पेनिट्रेशन, ये भी रिपीट हो गया है, यू कैन स्किप दिस। हाउ इज लोकेशन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो लोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर, जब भी हम प्राइस डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस सेट करेंगे, तो हम देखते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फर्म की लोकेशन क्या है। तो अगर हम ये देखेंगे कि प्राइस जो है वो डिफरेंट होगा, वो किसके ऊपर, प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मार्केट है वो कहाँ पर है, रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में। तो अगर प्रोडक्ट जो आपको सेल करना है वो रूरल एरिया में करना है तो कंपैरेटिवली लोअर प्राइस सेट करोगे। अर्बन एरिया में अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो यू विल सी सेट द प्रोडक्ट एट अ, यू विल सेट हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, राइट। तो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के प्राइस होते हैं वो अलग अलग होते हैं कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ उसको सेल कर रहे हो, सिटी में या फिर विलेजेस में। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट प्लस एंड मार्कअप प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे सेट करते हैं, हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं, दैट गिव्स यू कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। देन मार्कअप प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड बाय रिटेलर्स एंड रीसेलर्स। तो वो जब भी रिटेलर्स के पास या रीसेलर्स के पास प्रोडक्ट आता है वो कुछ परसेंटेज अपना ऐड करते हैं, ठीक है, कॉस्ट में, टू सेट द सेलिंग प्राइस। तो मार्कअप प्राइसिंग ये आपको पता होना चाहिए, रिटेलर्स या रीसेलर्स यूज करते हैं। देन यूनिट 2 इज आल्सो ओवर, लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 3 दैट इज प्लेस डिसीजंस। तो आपको यहाँ पे रोल ऑफ मिडलमैन बताना है, हु डील्स ऑन लार्ज स्केल। देखो अब लार्ज स्केल, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं बताया, क्लियरली नहीं बता रहा किस मिडलमैन, देयर आर वेरियस मिडलमैन, होलसेलर, रिटेलर, किसकी बात की है, पर स्पेसिफिकली बताया जो लार्ज स्केल में डील करता है। तो लार्ज स्केल में कौन करता है, होलसेलर। तो जरूरी नहीं है हर बारी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ही आता है। फिर नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपको फंक्शंस बताने हैं ऑफ इंडिपेंडेंटली ओन फर्म्स दैट टेक टाइटल टू दी मर्चेंडाइज दे हैंडल। तो यहाँ पे भी आपको होलसेलर के बारे में ही बताना है। देन नेम द इंटरमीडियरी
हु सेल गुड्स एट लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। अब होलसेलर्स का जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है, क्यों? क्योंकि टर्नओवर का मतलब है उनकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है, सेल्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। सो आपको इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताने हैं बाय द आइडेंटिफाइड इंटरमीडियरी। तो यहाँ पे भी ये होलसेलर का ही, इसलिए मैंने ये तीनों क्वेश्चंस को कंबाइन किया कि आंसर तीनों का एक ही है। आइडेंटिफाई तो आपने कर लिया, होलसेलर फंक्शंस क्या है? बाय एंड सेल। होलसेलर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में ही सेल करते हैं। दे हेल्प इन स्टोरिंग द गुड्स इन द वेयर हाउस। ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स भी करते हैं, ठीक है, वो गुड्स को जो है रिटेल स्टोर्स तक पहुंचाते हैं फ्रॉम देयर गोडाउन। ग्रेडिंग पैकिंग करते हैं, फाइनेंसिंग भी करते हैं। फाइनेंसिंग का मतलब है कि वो कई बार आगे रिटेलर्स को जो है गुड्स प्रोवाइड करते हैं ऑन दी क्रेडिट बेसिस, यानी अभी वो रिटेलर्स उनसे गुड्स खरीद रहे हैं पर इमीडिएटली उनको कैश होलसेलर्स को नहीं दे रहे, सो दे आर बाइंग दी गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट मतलब अभी वो उधार पे गुड्स लेके जा रहे हैं। सो इट इज कॉल्ड कि दे होलसेलर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल फैसिलिटी टू दी मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। ज्यादातर होलसेलर्स नॉर्मली क्या करते हैं, देखो ये मैन्युफैक्चरर्स है, ये होलसेलर्स है और ये रिटेलर्स है। तो जो होलसेलर्स हैं वो गुड्स जब खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, वो खरीदते तो कैश बेसिस में, राइट, लेकिन जब वो रिटेलर्स को आगे सेल करते हैं वो क्रेडिट बेसिस में देते हैं। नेक्स्ट है रिस्क भी लेते हैं। रिस्क लेते हैं क्योंकि वो गुड्स जब खरीद लेते हैं तो जो भी रिस्क है मैन्युफैक्चरर्स के बाद जब वो गुड्स ट्रांसफर हो जाता है होलसेलर को, क्योंकि गुड्स अब किसके पास है? होलसेलर के। दे आर दी ओनर ऑफ द गुड्स नाउ। तो अगर प्राइस चेंज होता है, डिमांड चेंज होती है या गुड्स खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो सारा रिस्क होलसेलर के ऊपर। प्रमोशन, दे ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोटिंग द गुड्स, राइट। ओके, नाउ फंक्शंस परफॉर्म बाय रिटेलर। तो रिटेलर क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर लेती हूँ। दे हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द गुड्स। वो गुड्स खरीदते हैं होलसेलर से, कलेक्ट करते हैं। फिर टाइम यूटिलिटी, देखिए जब उन्होंने होलसेलर से गुड्स खरीदे तो जरूरी तो नहीं है कि कस्टमर उनसे रिटेलर से फटाफट खरीद लेगा। तो चेन क्या होती है, जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने खरीदे, होलसेलर ने आगे रिटेलर को दिए, रिटेलर आगे कंज्यूमर को देता है। तो जब रिटेलर गुड खरीद लेता है होलसेलर से, तो एकदम तो कस्टमर अगर नहीं खरीद रहा वो उन गुड्स को गोडाउन में रखेगा, ठीक है, एंड ताकि गुड्स खराब ना हो पाए, और तभी कस्टमर को देगा जब कस्टमर उसको डिमांड करेगा। तो इसी को बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन। रिटेलर्स जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, के कई बारी गुड्स घर तक पहुंचाए जाते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं कस्टमर्स को। जो कस्टमर्स, आपने देखा होगा कि कई लोग आजकल ईएमआई पे ही गुड्स खरीद रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग फैसिलिटी। फिर रिटेलर्स जो हैं कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, क्वालिटी कौन सी है, एंड दे आर स्पोक्समैन ऑफ द कस्टमर। स्पोक्समैन का मतलब है कि कस्टमर की कोई भी सजेशंस हैं वो जो है रिटेलर्स, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर तक पास ऑन करते हैं, ताकि उन सजेशंस को यूज करके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाई जा सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरह से पूछ सकते हैं कि यू आर लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो आपको फैक्टर्स बताने हैं जिसको आप ध्यान में रख के वॉशिंग मशीन को सिलेक्ट करोगे। आपको प्रोडक्ट और कंपनी, इन फैक्टर्स पे फोकस करना। तो पहला है फैक्टर्स पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट और दूसरा यहाँ पर है फैक्टर्स पर्टेनिंग टू कंपनी। अब फैक्टर्स पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको कितने मिडलमैन, या दूसरे वर्ड में चैनल शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, वो कैसे डिसाइड करोगे। अगर प्रोडक्ट टू रिलेटेड फैक्टर्स हैं
ये वाले फैक्टर्स पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस लो है तो लॉन्ग चैनल होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट का अगर हाई प्राइस है तो स्मॉल चैनल होगा। इसको ऐसे कर लो, लो प्राइस तो लॉन्ग चेन, हाई प्राइस है तो स्मॉल चेन। देन पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबल वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स। तो इनका जो चैनल होता है वो शॉर्ट ही होता है, चैनल जो है वो शॉर्ट होगा। साइज एंड वेट, तो जो हैवी गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स, इनका भी चैनल शॉर्ट होता है। देन टेक्निकल नेचर, अगर गुड्स टेक्निकल नेचर के हैं, राइट, सो इस केस में शॉर्ट चैनल यूज होगा, टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं तो। गुड्स मेड टू ऑर्डर, तो अगर गुड्स जो है वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन और ऑर्डर के बेसिस में बनाए गए हैं, सो इट कुड बी सोल्ड ऑफ ओनली बाय द मिडलमैन। देखिए, द प्रोडक्ट दैट आर मैन्युफैक्चर्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर कुड बी सोल्ड डायरेक्टली। तो जो, अगर देखिए यहाँ पे दो तरह से लिख लेते हैं, अगर कस्टमर की अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं तो शॉर्ट चैनल, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज का मतलब कॉमन है, नॉट एज पर दी कस्टमर स्पेसिफिकेशन, सभी कस्टमर के लिए एक जैसे प्रोडक्ट बनाए हुए कि एक पर्टिकुलर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली नहीं बनाए गए, तो लॉन्ग चैनल। आफ्टर सेल सर्विसेज, तो जो प्रोडक्ट्स में आफ्टर सेल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो उसको आप पर्सनली यानी शॉर्ट चैनल यूज करेंगे या एजेंट्स के थ्रू सेल करेंगे। तो इसमें आप इस तरह आप लिखेंगे कि प्राइस, पेरिशेबिलिटी, ये सब प्रोडक्ट रिलेटेड के अंदर आ रहे हैं। साइज, टेक्निकल नेचर, गुड्स मेड ऑन ऑर्डर एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स पर्टेनिंग टू कंपनी। सो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो जो मैन्युफैक्चरर्स फाइनेंशियली साउंड है, राइट, तो यहाँ पे दे कैन ओपन, उनके पास पैसा काफी है, वो अपने रिटेल आउटलेट्स खुद ही खोल सकते हैं, जैसे बाटा, वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके खुद अपने स्टोर्स हैं, तो उस केस में शॉर्ट चैनल। तो लेकिन जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये देखिए फाइनेंशियली साउंड, तो शॉर्ट चैनल। तो जो आपके मैन्युफैक्चरर्स स्मॉल हैं, जिनके पास उतना फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो मिडलमैन की सर्विसेज लेंगे, सो चैनल विल बी लॉन्ग। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, तो स्ट्रॉन्गर कंपनी, वही ऊपर वाली बात ही है कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन में अगर जो फाइनेंशियली साउंड है, वही वाला पॉइंट है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो इन दैट केस शॉर्ट चैनल। मैनेजरियल कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टीज, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसके पास उतनी अच्छी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लॉन्ग चैनल लेगा, क्योंकि मिडलमैन पे उसको रिलाई करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4 फैक्टर्स पर्टेनिंग टू कंज्यूमर और द मार्केट। तो ऊपर जो देखो हमने किया था, ये प्रोडक्ट और कंपनी रिलेटेड थे, प्रोडक्ट और कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स, ओके। सो नाउ दिस इज कंज्यूमर और मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स affecting the channel of distribution। फर्स्ट है नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो अगर लार्ज नंबर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, आप ऑब्वियसली हर कस्टमर को तो एक मैन्युफैक्चरर नहीं सर्व कर सकता, तो उसको मिडलमैन की सर्विसेज चाहिए होंगी। फ्यूअर कस्टमर्स हैं तो शॉर्ट चैनल। ऐसे ही ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ कस्टमर, आपके कस्टमर्स एक लिमिटेड एरिया में ही आपको मिलते हैं तो आप शॉर्ट चैनल यूज कर सकते हो, लेकिन आपके कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे मार्केट प्लेसेस में स्कैटर्ड हैं तो आपको मिडलमैन की जरूरत पड़ेगी। साइज ऑफ द ऑर्डर, बल्क ऑर्डर मिल रहे हैं तो शॉर्ट चैनल यूज कर सकते हो। स्मॉल ऑर्डर्स हैं तो आपको मिडलमैन की जरूरत पड़ेगी। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर गुड्स को खरीदे जा रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए तो डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो, शॉर्ट चैनल। और कंजम्पशन के लिए तो देन
लॉन्ग चैनल। फिर नीड फॉर क्रेडिट फैसिलिटी, अगर क्रेडिट चाहिए तो मिडलमैन का यूज रिक्वायर्ड है। ओके, अरुण इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक टॉयज एंड स्विंग्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो अरुण, ये भी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है। वो क्या बना रहा है? टॉयज बना रहा है, और स्विंग्स किसके लिए? स्कूल्स के लिए ही एक्सक्लूसिवली। तो कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है वाइल सिलेक्टिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? तो हाई प्राइस, फैक्टर्स कौन से आपको ध्यान में रखने हैं कि हाई प्राइस जो है, अगर प्रोडक्ट का देखिए यहाँ पे है ना, लार्ज स्केल में बना रहा है और प्रीमियम क्वालिटी बना रहा है, तो हाई प्राइस होगा क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी है, एंड स्मॉलर चेन क्योंकि स्पेसिफिकली कस्टमर के लिए बनाए जा रहे हैं। स्कूल्स, टारगेट मार्केट क्या है? स्कूल्स के लिए, ठीक है। डायरेक्ट सेल जो है स्कूल्स के लिए हो रही है। तो क्योंकि साइज ऑफ द ऑर्डर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऑन ऑर्डर आप गुड्स को वो प्रोवाइड कर रहा है, टॉयज को प्रोवाइड कर रहा है, तो मिडलमैन की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है परचेज का? डायरेक्ट सेल, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। देन व्हाई इज विंडो डिस्प्ले इन रेजिडेंशियल एरिया अ मस्ट फॉर रिटेलर्स? तो विंडो डिस्प्ले इसलिए जरूरत होता है ताकि कस्टमर्स दे कैन गेट अट्रैक्टेड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव गुड्स कौन सा चैनल ज्यादा सुटेबल होगा? एक्सपेंसिव के लिए हमेशा डायरेक्ट या शॉर्ट चैनल यूजफुल होता है। क्यों? वाई? क्योंकि दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्राइस टू बी पेड बाय द कंज्यूमर। गुड्स का प्राइस ऑलरेडी हाई है, अगर आप लॉन्ग चैनल रखोगे, मिडलमैन को रखोगे, मिडलमैन को भी पैसा दोगे, तो प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट शॉर्ट चैनल लेते हैं ताकि प्रोडक्ट का प्राइस और ज्यादा इंक्रीज ना हो। डिफाइन रिटेलिंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो रिटेलिंग का मतलब डेफिनेशन बता दी है आपको। इट कंसिस्ट ऑफ सेल all the activities directly related to the sale of the goods and services। तो रिटेलिंग वो प्रोसेस है जिसमें इंटेंशन क्या होती है कि गुड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कंज्यूमर को, ठीक है, फॉर द पर्सनल यूज। देन availability of product depends upon how efficiently it is managed। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट। अब यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड है, तो अगर आप आइडेंटिफाई गलत करोगे तो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी गलत होगी। ये भी डायरेक्टली आपकी बुक से ही लाइन ली गई है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ एफिशिएंटली इट इज मैनेज्ड। तो यहाँ पे प्लेस जो है उस एलिमेंट की बात की है और उसका इंपॉर्टेंस बताना है कि प्लेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि प्लेस का मतलब क्या है कि हाउ यू मूव द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। तो प्लेस, कस्टमर को प्रोडक्ट को अवेलेबल करना एट द राइट प्लेस राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये जो प्लेस चैनल या आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हो, इट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस जैसे बाइंग, सेलिंग, असेंबलिंग, ये सारे फंक्शंस प्लेस परफॉर्म करता है। प्लेस में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। मैन्युफैक्चर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, मैन्युफैक्चर कौन है? जो गुड्स बनाता है। देन इंटरमीडियरीज यानी कि मिडलमैन, ठीक है। देन फैसिलिटेटिंग एजेंसीज, ये होते थर्ड पार्टिसिपेंट है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। एंड इसमें कौन कौन आते हैं? फैसिलिटेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी होती है? बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज, वेयर हाउसिंग कंपनीज, और कंज्यूमर्स होते हैं फोर्थ कैटेगरी कौन है? कंज्यूमर्स। देन होलसेलर एंड रिटेलर का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता ही आता है। एक तो डायरेक्टली पूछा गया है, दूसरा ये बोला है कि एक्स एक मिडलमैन है जिसकी शॉप जो है कहाँ पर है? रेजिडेंशियल एरिया के पास है, और वो आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर को देता है। लेकिन वाई दूसरा मिडलमैन है जो आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देता और उसकी शॉप कहाँ पर है? इट इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन एक्स की जो शॉप है वो रेजिडेंशियल एरिया के पास है। आपको बताना है एक्स और वाई कौन से मिडलमैन है और उनके बीच में डिफरेंस। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जिसकी भी शॉप पास रेजिडेंशियल एरिया में है और जो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये यहाँ पे बात की गई है रिटेलर की। पहला एक्स कौन है?
एक्स जो है वो रिटेलर है, और वाई कौन है, ये आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, और इसका शॉप जो है रेजिडेंशियल एरिया में नहीं है, तो वाई कौन है, वाई जो है वो होलसेलर। ये हो गया एक्स रिटेलर और होलसेलर वाई। तो होलसेलर कौन है, लार्ज क्वांटिटी में डील करता है, रिटेलर स्मॉल में। होलसेलर जो है ही हैंडल स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स और वेराइटीज भी कम होती है, लेकिन रिटेलर जो है लार्ज आइटम रखता है और वेराइटी भी काफी रखता है। होलसेलर फर्स्ट आउटलेट है, रिटेलर सेकेंड आउटलेट है इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ देख लीजिए ना, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो होलसेलर फर्स्ट आउटलेट है, मैन्युफैक्चर तो गुड्स बना रहा है, आगे होलसेलर फर्स्ट हो गया और रिटेलर सेकेंड, राइट। ये रिटेलर किसको सेल करता है, कंज्यूमर्स को, आपने देखा ये कंज्यूमर को, और होलसेलर रिटेलर्स को या इंडस्ट्रियल यूजर्स को। फिर लोकेशन देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे वाई की बात हो रही है, यहाँ लोकेशन जो है रेजिडेंशियल एरिया में है, तो यहाँ एक्स की बात हो रही है। यहाँ विंडो डिस्प्ले होलसेलर के केस में नहीं रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटेलर के केस में इंपॉर्टेंट है। होलसेलर का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट लो है, रिटेलर का ज्यादा है, और होलसेलर आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देता, रिटेलर प्रोवाइड करता है। देन फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड पोस्ट परचेज सर्विस, मेंटेनेंस, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शन, तो ये भी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड है। कौन से फंक्शन की बात की गई है, जिसमें पोस्ट परचेज सर्विस, फाइनेंसिंग, ये सब होता है, फैसिलिटेटिंग फंक्शन की बात की गई है। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल? डायरेक्ट चैनल जिसमें कोई भी इंटरमीडियरीज या मिडलमैन नहीं होते, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली गुड सेल कर रहा है कस्टमर को। एग्जाम्पल कौन से है, मैकडोनल्ड, पतंजलि, बाटा शूज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट चैनल? जहाँ पे मिडलमैन होते हैं, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को गुड्स नहीं सेल करता, राइट। सो इनडायरेक्ट चैनल में आपके तीन आ जाते हैं, वन लेवल, टू लेवल एंड थ्री लेवल। वन लेवल कौन से है बेटा, जिसमें मैन्युफैक्चरर गुड्स सेल कर रहा है वन मिडलमैन के थ्रू, दैट इज रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। और टू लेवल में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, दो मिडलमैन है, यहाँ पे एक मिडलमैन है। और थ्री लेवल में मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, यहाँ पे तीन आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एन एजेंट? एजेंट कौन है, इंडिपेंडेंट मार्केटिंग मिडलमैन है। मेन फंक्शन क्या है उसका, कि ही एक्ट एज अ सेलिंग आर्म ऑफ द प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर का मेन जो ही एक्ट एज अ सेलिंग आर्म ऑफ द प्रोड्यूसर का मतलब है कि वो प्रोड्यूसर का गुड्स सेल करता है, ठीक है। एंड गुड्स उसके पास तो होते हैं, ही टेक्स पोजेशन, लेकिन ही कैन नॉट बट ही डू नॉट बाय देम, वो उसको गुड्स को खरीदता नहीं, सिर्फ अपने पास रखता है और प्रोड्यूसर के बिहाफ में गुड्स को सेल करता है, बदले में क्या चार्ज करता है, कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मिडलमैन बताना है जो एक्ट एज अ प्राइमरी आर्म ऑफ द प्रोड्यूसर। अभी मैंने आपको बताया था एजेंट। अच्छा ये तो रिपीट हो गया हमारा, कर ही चुके हम, ये भी मैंने अभी आपको बताया है। थ्री टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट, तो पहला है वन लेवल, फिर टू लेवल और थ्री लेवल। तो वन लेवल में आपका रिटेलर होता है, मिडलमैन। टू लेवल में होलसेलर, रिटेलर, और यहाँ एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। अभी मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही। फिर विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप सिलेक्ट करोगे, मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करेगा अगर वो पेरिशेबल गुड्स सेल कर रहा है या डायमंड्स सेल कर रहा है। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, तो डायरेक्ट या शॉर्ट चैनल यूज करोगे, राइट। और डायमंड्स अगेन हाई प्राइस होते हैं, एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट या शॉर्ट करोगे। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की डेफिनेशन, ये वो रूट है
या ये वाला आप डेफिनेशन कर लो, ये आपके लिए इजी हो जाएगी कि इट इज अ पाथ जिसमें गुड्स पास होते हैं फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन का रूट को बोलते हैं। नाउ ट्रांजैक्शनल फंक्शन आपको बताना है। ट्रांजैक्शन फंक्शन में तीन मेन फंक्शंस होते हैं, बाइंग, सेलिंग एंड रिस्क बियरिंग फंक्शन, राइट। सो ट्रांजैक्शनल फंक्शन जो है एक तरह से ब्रिज का काम करता है और गैप रिमूव करता है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती है ताकि गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर से मूव होकर, प्रोड्यूसर्स के पास गुड्स थे, नाउ दे मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। इसके लिए बहुत सारे फंक्शंस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? कंपोनेंट्स क्या है? ये वो एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से गुड्स एफिशिएंटली मूव होते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, और इसमें ये सारी एक्टिविटीज जो है इंक्लूड होती है कस्टमर सर्विस, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेट्रा। Now with this our unit 3 revision is over. Let's move to unit 4, that is promotion. पुश और पुल स्ट्रेटेजीज इंपॉर्टेंट है ये। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि अगेन 5 यूनिट्स हैं, तो पूरा मैराथन है ये, और हर टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। तो अगर अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप यही वीडियो के ऊपर रिलाई करके जा रहे हो, I can assure you this is more than sufficient for you to appear for your board examination tomorrow. पुश स्ट्रैटेजी क्या है? पुश स्ट्रैटेजी में ज़्यादातर गुड्स, मेन एम क्या रहता है, स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि मोटिवेट करना, कन्विंस करना मिडल मैन को, ताकि वो गुड्स की सेल इंक्रीज कर सके। तो यहाँ पे पाथ क्या रहता है? मैन्युफैक्चरर पुश करता है गुड्स होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर कंज्यूमर को। तो ये आपका हो गया पुश स्ट्रेटेजी। और यहाँ पे मेन फोकस दिया जाता है पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग में, ताकि गुड्स प्रमोट हो। लेकिन पुल स्ट्रेटेजी में मेन फोकस होता है कंज्यूमर पे। तो यहाँ पे देखो, अगेन पाथ तो वही है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर अप्रोच करता है रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर को, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को। तो कस्टमर अपने आप ही यहाँ पे दे डिमांड द गुड्स फ्रॉम द रिटेलर, रिटेलर फिर डिमांड करता है होलसेलर से, होलसेलर करता है मैन्युफैक्चरर से। तो एरो का डिफरेंस है, पुश में डाउनवर्ड एरो है और पुल में अपवर्ड एरो है। नाउ डिफाइन डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब कोई भी एक्टिविटी, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी जो एक्सप्लॉइट करती है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटर एंड कंज्यूमर। तो मेन एम डायरेक्ट मार्केटिंग का क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना कस्टमर से। डिफाइंड सेल्स प्रमोशन, कोई भी वो एक्टिविटी जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड होती है, ठीक है, एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन। और ये जो है अपनी सर्विसेज, सेल्स प्रमोशन में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। पर्सनल सेलिंग क्या है? ये इट इज पेड और टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। सो मेन पर्पस क्या होता है पर्सनल सेलिंग का? कस्टमर्स को परसुएट करना, कन्विंस करना, ताकि वो प्रोडक्ट्स को खरीदे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैश रिबेट्स? कैश रिबेट्स ये भी एक सेल्स प्रमोशन टेक्निक है, जहाँ पे कस्टमर को बोला जाता है कि वो कुछ टोकन कलेक्ट करें फ्रॉम द नंबर ऑफ पैक्स। स्कीम्स आती है ना, जैसे चिप्स का पैकेट है, उसमें एक टोकन पड़ा हुआ है, तो कस्टमर को बोला जाता है अगर आप 20 टोकन कलेक्ट करके लाओगे और हमें दोगे तो यू कैन बाय एनी अदर थिंग फ्रॉम अस। तो एक सेल प्रमोशन टेक्निक होती है। देन व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम प्रमोशन? यहाँ पे ये भी प्रमोशन स्कीम है जहाँ पे बेनिफिट्स कम विद द आइटम ऑफ गुड। तो कस्टमर को मोटिवेट किया जाता है कि अगर वो एक तरह से कन्विंस किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदे, राइट। तो उनको जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि इट मे बी अ पैकेट ऑफर विद प्रीमियम परचेज, कि अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीद रहे हैं तो उनको उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ एक और ऑफर मिल जाएगी। हाई हाईलाइट द एडवांटेजेस ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग। तो रेडियो एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस आपने लिखने हैं। पहला क्या है? रेडियो जो है इज सिलेक्टिव
एंड हैज एबिलिटी टू रीच सेगमेंटेड ऑडियंस। देखिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, दे कैन नॉट रीड, दे कैन नॉट राइट, तो रेडियो एडवर्टाइजिंग उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सुनकर प्रोडक्ट के बारे में उनको पता लग जाता है। इकोनॉमिकल भी है, फास्ट है, और एनी टाइम एनीवेयर है, फ्लेक्सिबल भी। वन एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ मैगजीन। मैगजीन की एडवांटेज क्या है कि इट इज इजी रीच टू सिलेक्ट मार्केट। तो मैगजीन दे हैव मोर शेल्फ लाइफ, ठीक है, आप काफी समय तक मैगजीन को रख सकते हो अपने पास। और लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये याद ही करने हैं। इसी तरह टेलीविजन एडवर्टाइजिंग की लिमिटेशन कि जैपिंग विद रिमोट कंट्रोल, आप एक चैनल पे स्ट्रिक्ट नहीं होते हो, फटाफट जैसी ऐड आती है दूसरे चैनल पे चले जाते हो, राइट। और रैपिडली एस्केलेटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग अगर टीवी के थ्रू करनी है बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। अभी हमने लिमिटेशंस किए थे टेलीविजन एडवर्टाइजिंग के, अब एडवांटेजेस आपको बताने हैं कि प्रोडक्ट आप शो कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है, आप ह्यूमर एलिमेंट भी इंक्रीज कर सकते हो, एंड इट अपील्स टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। सो पिक्चर और साउंड का कॉम्बिनेशन हमेशा ही बेस्ट लगता है कंज्यूमर को। देन 4 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपको ऑफ द एक्टिविटीज विच एड वैल्यू, ये मैंने सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन में बताई थी। तो आपको किसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं? सेल्स प्रमोशन की। तो ये भी आइडेंटिफिकेशन है, क्लियरली नहीं बोला कि आप सेल्स प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव बताओ। विच एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, तो सेल्स प्रमोशन। इंक्रीज ट्राई, अगर आपको जैसे कोई बाय वन गेट वन या फ्री सैंपल्स अगर मिलते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, है ना। प्रोडक्ट ट्रायल करते हो, आपको अच्छा लगता है, आप प्रोडक्ट को खरीदते हो। फिर कस्टमर्स जो हैं वो दे बिकम लॉयल कस्टमर्स, राइट। एंड मार्केटर जो है he has to tell the users of other uses, तो सेल्स प्रमोशन हेल्प इन गिविंग अवेयरनेस टू द कस्टमर्स, यही वाला आपका नेक्स्ट पॉइंट है। देन वेरियस इन्फ्लुएंसर्स, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में बायर्स को। तो कौन सा मेथड प्रमोशन का यूज किया गया? इन्फ्लुएंसर्स, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो आपको इसको बताना है कि जो ओपिनियन लीडर्स हैं, जिसको इन्फ्लुएंसर्स भी बोलते हैं, वो आजकल उनका बहुत यूज होता है, ठीक है। उनको उनकी सर्विसेज यूज की जाती हैं ताकि वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके। लोग उन इन्फ्लुएंसर से ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुके होते हैं, तो उनको कंपनीज हायर करती हैं ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स कंपनी के प्रमोट करें। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ। एडवर्टाइजमेंट में आप लिखोगे कंट्रोल्ड है, आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ, आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई क्या बोल रहा है, आप उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एडवर्टाइजिंग पेड है और वर्ड ऑफ माउथ अनपेड है, अनपेड है। देन सोर्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, और यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स। ओके, नेक्स्ट। इम्यूनिटी बूस्टर हैज बीन डेवलप्ड बाय यू, you need to select suitable promotion mix for your new product, right। तो आपने आपको एक प्रमोशन मिक्स, मतलब कि प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है टूल्स ऑफ प्रमोशन, जिसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एक्सेट्रा आते हैं। तो आपको बताना है इस स्टेटमेंट में कौन से आपको यूज करने हैं प्रमोशन मिक्स टूल्स। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको मीनिंग बताने पब्लिक रिलेशन और स्पॉन्सरशिप के। तो पहला है पब्लिक रिलेशन और दूसरा है स्पॉन्सरशिप का यूज हो रहा है, आप कर सकते हो, ठीक है। आपने इम्यूनिटी बूस्टर डेवलप किया है, उसको प्रमोट करना है, कंपनी की इमेज जो है, प्रोडक्ट ब्रांड इमेज ऑलरेडी मार्केट में है, तो आपको इम्यूनिटी बूस्टर को प्रमोट करना है, तो आप पब्लिक रिलेशन का टूल यूज कर सकते हो, राइट। सो ब्रॉडकास्ट, पब्लिश मीडिया एक्सेट्रा, आप प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आप कैसे कर सकते हो? थ्रू द यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग, एनुअल रिपोर्ट्स, ब्रोशर्स, इवेंट स्पॉन्सरशिप्स एक्सेट्रा। देन स्पॉन्सरशिप से भी आप कर सकते हो, आप इवेंट ऑर्गेनाइज कराकर, राइट, और स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी आप कर सकते हो। स्पॉन्सरशिप क्या है? स्पॉन्सर कौन होता है?
वो इंडिविजुअल या ग्रुप दैट प्रोवाइड्स द सपोर्ट, ठीक है। और टू स्पॉन्सर समथिंग इज टू सपोर्ट फाइनेंशियली। आपने देखो अगर आपके स्कूल में कोई दिवाली मेला लगता है तो टीचर्स बोलते हैं स्पॉन्सर्स लेकर आओ। स्पॉन्सर्स का मतलब है जो फाइनेंशियली उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करे। नाउ डिफाइन सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में आप क्या लिख सकते हो, एंड नेम टू ऑब्जेक्टिव्स, तो ये रिपीट है, हम कर चुके हैं। इंक्रीज ट्रायल ये सब कर चुके हैं हम। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल है, कोई पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज गुड सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। 4 फंक्शंस एडवर्टाइजिंग के, इन्फॉर्म करना, परसुएट करना, रिमाइंड करना, ब्रांड की आइडेंटिटी बिल्डअप करना, डिमांड जनरेट करना, इमेज बिल्ड करना। देन 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग लॉन्ग टर्म है, सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म है। यही हो गया दोबारा वही वाला पॉइंट। देन इसमें आप एडवर्टाइजिंग कैसे कराते हो, टीवी न्यूज़पेपर के थ्रू, यहाँ पे फ्री सैंपल, कॉन्टेस्ट, डिस्काउंट कूपन देके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nowadays customers go to salon parlors for hair skin treatment। तो कंपनीज कुछ बेनिफिट्स भी देती है उन सैलून्स को ताकि वो अपने पार्लर्स के थ्रू कंपनी के प्रोडक्ट्स को बायर्स तक सेल कर सके। तो कंपनीज क्यों अप्रोच कर रही है, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो इन्फ्लुएंसर्स, ओपिनियन लीडर्स जो हैं, कंपनीज उनका यूज कर रही हैं, तो सैलून्स का यूज कर रही हैं ताकि वो प्रोडक्ट कंपनी का सेल कर सके थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। व्हाट विल हैपन व्हेन कस्टमर फील गुड अबाउट, तो वो लॉयल कस्टमर्स बन सकते हैं, ठीक है, उनको प्रोडक्ट के से बेनिफिट मिल सकता है एक्सेट्रा। नाउ 4 फंक्शंस परफॉर्म बाय प्रमोशन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इंफॉर्मेशन, परसुएशन, रिमाइंड, ये हम कर ही चुके हैं सारा। रिलेशनशिप, नाउ आइडेंटिफाई करना है से कौन सी सेल्स प्रमोशन स्कीम यहाँ पे बोली गई है। When 30% extra is given, तो एक्स्ट्रा फिल पैक की बात बोली है, एक्स्ट्रा दे रही है क्वांटिटी। देन when 2 pieces are charged and extra 1 piece is free, फ्री ऑफर की बात हो रही है। Now one advantage and disadvantage of distributing free samples। एडवांटेज क्या है, अगर फ्री सैंपल देते हो कस्टमर प्रोडक्ट को ट्राई कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है कि कस्टमर खरीदने जब ट्राई कर लेगा अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा तो वो खरीदेगा ही नहीं, और it is not suitable for expensive products. Now direct selling through telemarketing rely heavily on it। Identify and explain the concept। तो पर्सनल सेलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये डायरेक्टली आपके बुक से है और उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो पर्सनल सेलिंग को एक्सप्लेन करना है कि पर्सनल सेलिंग का मतलब है फेस टू फेस या वॉइस टू वॉइस कम्युनिकेशन, सेल्स पर्सन के बीच में और कस्टमर के बीच में। तो टेली मार्केटिंग में पर्सनल सेलिंग इज डन ओवर द फोन, राइट। सो व्हाई इज सेल्स प्रमोशन गेटिंग प्रेफरेंस ओवर एडवर्टाइजिंग। क्यों ऐसा हो रहा है, सेल्स प्रमोशन क्यों ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एज कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग। क्योंकि जो कस्टमर्स हैं दे फाइंड मोर वैल्यू, एंड डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनके लिए भी सेल्स प्रमोशन काफी हेल्पफुल करता है क्योंकि इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अ पेड फॉर्म नॉन पर्सनल। तो किसकी बात हुई है, एडवर्टाइजिंग। ये भी आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन है, सॉरी लेट मी राइट अगेन। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की बात हुई है और बेनिफिट्स क्या है, अपील, रियलिस्टिक। नाउ व्हाट आर रीपर्चेज ऑफर। सो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं जैसे ऑफ दीज गुड्स, कार, फ्रिजेस, etc., they are offered by a commitment by them to buy back at a specified in the future। तो ये जो ऐसे ड्यूरेबल गुड्स है, मैन्युफैक्चरर्स ये प्रॉमिस करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो इन प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगे, दे विल बाय बैक। ये कमिट करते हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं कि दे विल
buy these things back. That is called as repurchase offers. Then what do you understand by sweepstakes? ये एक कॉन्टेस्ट होता है बेटा, जहाँ पे प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. जो भी विनर होता है, इट ही इज द विनर इज नॉट डिसाइडेड इन एडवांस. वो रैंडमली जो है डिसाइड प्राइज जो है रैंडमली डिसाइड किया जाता है. और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका रिजल्ट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता. उनको नहीं, वो कैन नॉट एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस कि हाँ हमें ही विनर बनाओ. क्योंकि जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, वहाँ पे एक टिकट्स एक साथ रख दी जाती है और फिर एक टिकट उठाई जाती है और रैंडमली नाम अनाउंस किया जाता है विनर का. इट इज सेम एज दैट. 3 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस मार्केटिंग मिक्स. तो ये आपके हो गए मार्केट डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर एक्शन. हाउ डज पुश एंड पुल, ये रिपीट है आपका. पुश और पुल कैसे इफेक्ट करते हैं, तो ये मैं ऊपर कराई चुकी हूँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ प्रमोशन मिक्स स्ट्रैटेजी जहाँ पे कस्टमर टारगेट मार्केट कम्युनिकेशन इज अंडरटेकन. तो पुल स्ट्रैटेजी ये भी है ही, टॉपिक की अवेयरनेस है, लेकिन एकदम पेपर में आपसे पूछ लेते हैं तो आप उस समय नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, आपको प्रॉब्लम होती है. तो वो इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपने बुक की एक एक लाइन नहीं ढंग से रीड की. तो ये डायरेक्टली, ये वाली भी जो लाइन है बेटा, ये डायरेक्टली आपके स्टडी मटेरियल में से ही चूज निकाली गई है, सिलेक्ट की गई है. तो आपको, मैं इसको हटा देती हूँ, इतना ज़्यादा डार्क होगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे. तो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वंस, शेड इट वंस, ये वाला, राइट. सो व्हेन डज इट वर्क वेल, तो इसमें आपको यही लिखना है कि इट टारगेट कस्टमर डायरेक्टली एंड हाउ व्हाट विल द कस्टमर गेट व्हेन इट इज सक्सेसफुल. देखो, इट वर्क, पहले तो इसका बी पार्ट था. व्हेन डज इट वर्क वेल, इट वर्क वेल जब मेन पुल स्ट्रेटेजी कब आप सिलेक्ट करते हो, जब मेन पर्पस होता है कि कस्टमर की डिमांड को आपको इंक्रीज करना है. ठीक है. और जब कस्टमर सक्सेस, जब ये सक्सेसफुल हो जाती है स्ट्रैटेजी, तो कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है. कस्टमर्स, when successful, customer become aware, they get attracted, or they become loyal to the product. Now, what are the various factors affecting the selection of promotion mix to be used? तो हमने अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस किया है, अब ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी प्रमोशन मिक्स. तो पहला है पुश या पुल. तो पुश जो स्ट्रैटेजी है वो फोकस करता है मिडलमैन पे और पुल करता है कंज्यूमर में. फिर प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, इंडस्ट्रियल गुड अगर है तो पर्सनल सेलिंग के ऊपर फोकस करोगे. कंज्यूमर गुड्स हैं तो आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू उसको प्रमोशनल टूल यूज करोगे. तो कौन सा प्रमोशनल टूल करोगे वो डिपेंड करता है कि कौन सा गुड है. इंडस्ट्रियल है तो पर्सनल सेलिंग, कंज्यूमर है तो एडवर्टाइजिंग, हाई प्राइस एक्सपेंसिव गुड्स है तो पर्सनल सेलिंग. अब फिर अगेन, प्रोडक्ट कौन सी लाइफ साइकिल पे है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो एडवर्टाइजिंग, ग्रोथ पे है तो इंफॉर्मेटिव एड्स होंगी, मैच्योरिटी पे है तो सेल्स प्रमोशन, डिक्लाइन पे है तो प्रमोशन को कम कर दोगे. ऐसे बायर रेडीनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर बायर्स ऑलरेडी अवेयर हैं, अगर सॉरी बायर्स की अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो एडवर्टाइजिंग के ऊपर फोकस करोगे. और बायर्स ऑलरेडी अवेयर हैं, दे नो, तो सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग यूज कर सकते हैं. फिर टाइप्स ऑफ बायर, अगर कस्टमर्स अनअवेयर हैं प्रोडक्ट के बारे में तो एडवर्टाइजिंग इंपॉर्टेंट है. और ये वही वाला पॉइंट है, टाइप्स ऑफ बायर्स या रेडीनेस, रेडी, अगर वो रेडी, दे आर रेडी टू बाय तो सेल्स प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग. ये इसी के ऊपर आप, ये वाला जो पॉइंट है इसी की एक्सप्लेनेशन है. देन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आप अपने प्रोडक्ट को हर जगह चाहते हो बिके, सेल हो तो एडवर्टाइजिंग, एक्सक्लूसिवली करना चाहते हो तो पर्सनल सेलिंग. फिर ऑब्जेक्टिव्स, बजट और मीडिया पे भी डिपेंड करता है. बजट लार्ज है तो मास मीडिया, स्मॉल बजट है तो पर्सनल सेलिंग. फिर डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं कि आपको न्यू प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है लेकिन कस्टमर्स दे आर अनअवेयर.
तो इस सिचुएशन में कौन से आप मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स यूज करोगे? आप प्रमोशनल एलिमेंट यूज कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग, पीआर, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। तो विच एलिमेंट वुड बी यूज अगर अनअवेयर है, राइट? तो ये वाले आप टूल्स यूज कर सकते हो। नाउ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग में ऑब्जेक्टिव है क्रिएट अवेयरनेस, सेल्स प्रमोशन में ऑब्जेक्टिव है कि सेल्स बढ़ाना शॉर्ट पीरियड के लिए, राइट? फिर पर्सनल सेलिंग लॉन्ग टर्म है, सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म है। नाउ कमिंग टू द लास्ट यूनिट, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका, डिफाइन सर्विस। सर्विस क्या है? एनी एक्टिविटी, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फेक्शन जो ऑफर किए जाते हैं फॉर सेल, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, चैलेंजेस फेस्ड बाय मार्केटर इन ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग इम्पर्सनल है, कोई फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं है बिटवीन दी बायर एंड द सेलर, कंपटीशन ज्यादा है और डिफिकल्ट टू कैच द अटेंशन, राइट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑनलाइन मार्केटिंग मींस हैसल फ्री मार्केटिंग। तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है बाय गिविंग 4 रीजंस। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बोला गया, आपसे पूछा गया आपको एडवांटेजेस बताने हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के। पहला है ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होती है, राइट? एंड इट हेल्प्स इन मेजरिंग द इम्पैक्ट, कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग से आपको पता लग जाता है कि कितने प्रोडक्ट्स जो हैं, फर्म जो है वो इज एबल टू, विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज मोर पॉपुलराइज्ड और डिमांडेड बाय द कस्टमर। चैनल कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है फर्म के लिए, जिससे फर्म की जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा डिमांड किए जा रहे हैं। फिर कस्टमर्स एक्वायर करना इजी हो जाता है। एनालिटिक्स ऑन वेब और मोबाइल ऐप एक्सपीरियंस हेल्प इन डिटर्मिनिंग कि कौन सा ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल कॉस्ट इफेक्टिव है, और बेटर ऑनलाइन मार्केटिंग इज ऑलवेज अ बेटर मीडियम टू प्रमोट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? देन कस्टमर एनालिसिस, that is few advantages. What are the tools of online marketing? ये आपको याद करना है। ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको एसईओ भी बोलते हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इवेंट वेबिनार्स। देन एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अभी ऊपर जो हमने पढ़ा था वो था एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन, ये है सोशल मीडिया। तो ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट होती है। आजकल कितने सारे सोशल मीडिया एप्स यूज करते हो आप, फेसबुक पे भी होता है, इंस्टा में भी, इंस्टाग्राम में भी आप प्रमोशन होते हैं प्रोडक्ट्स की। फीडबैक भी मिल जाता है इजीली कस्टमर्स का, बहुत पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, तो बिजनेस जो है दे कैन यूज दीज मीडिया टू प्रमोट दी प्रोडक्ट, और इम्पैक्ट काफी होता है। तो वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशंस, इनका इम्पैक्ट कस्टमर्स पे ज्यादा होता है, राइट? देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज करना, डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना टू क्रिएट द रिलेशनशिप, राइट? तो आप जब अपना बेसिकली कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली करते हो रेदर देन फिजिकल एक्सचेंज, इट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आप ये वाली ही लिख दीजिए, वेट लेट मी जस्ट, इतना बहुत है। देन यू वेंट टू अ 5 स्टार होटल फॉर डिनर, व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द 5 स्टार होटल, गुड और सर्विस, एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सर्विस का, अच्छा, एक चीज और मैं इससे पहले बिफोर आई फॉरगेट, तो अगर फीचर्स ऑफ सर्विसेज आता है पेपर में, फीचर्स ऑफ सर्विसेज, तो आपको डायरेक्टली पता है, ठीक है, आपके स्कूल में टीचर्स ने आपको कराया होगा, या अभी मैं यहाँ पे आप ही बता दूंगी फीचर्स ऑफ सर्विसेज कौन सी होती है। लेकिन जब लिमिटेशंस ऑफ सर्विसेज आती है तो भी आपको ब्लैंक नहीं होना एग्जाम में। लिमिटेशंस पूछिए तो भी आपको फीचर्स ही आपसे पूछा जा रहा है, आपको फीचर्स ही एक्सप्लेन करने। तो सर्विसेज इज व्हाट इज सर्विस, यहाँ पे क्या बताया है, you went to a 5 star hotel for dinner, what is provided? They are providing you service. Why? Because service is deed, performance, effort.
तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है सर्विसेज के? इंटेंजिबल सर्विसेज, इंटेंजिबल है, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, यू कैन ओनली फील दी सर्विसेज। साइमल्टेनिटी यानी सर्विसेज की प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक साथ होती है। आप हेयर कटिंग के लिए जाते हैं तो बार्बर जो है वो हेयर कटिंग भी कर रहा है और आप वो सर्विसेज भी एक साथ ही अवेल कर रहे हो। हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है कि जो नो टू सर्विसेज आर सेम। एंड पेरिशेबिलिटी, सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते। आपने मूवी की टिकट कराई, मूवी देखने नहीं जा पाए तो अगले दिन जाकर आप नहीं बोलोगे कि मैं मूवी देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं कल नहीं देख पाया। सर्विसेज गेट एक्सपायर्ड। नॉन ओनरशिप, नॉन ओनरशिप का मतलब है कि अगर आप किसी को सर्विसेज देते हो तो यू विल रिमेन द ओनर ऑफ द सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि द अदर पर्सन हु हैज टेकन द सर्विसेज ही विल बिकम द ओनर, इट इज नॉट लाइक दैट। 4 प्लेटफॉर्म्स बताने हैं फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो 4 प्लेटफॉर्म्स जो हैं, list the ways by which you would use the following: फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो व्हाट्सएप, फेसबुक के बारे में आप लिख सकते हो कि जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो प्रमोट कर सकते हो फेसबुक पे ताकि व्यूअर एंगेज रहे, ठीक है। एंड ट्विटर में भी आजकल मैसेजेस ट्वीट होते हैं, राइट। देन व्हाट्सएप में भी गुड्स का प्रमोशन होता है एंड इंस्टाग्राम भी, यू नो बेटर देन मी, आप लोग तो ज़्यादा यूज़ करते हो तो यू नो इंस्टाग्राम के थ्रू भी गुड्स प्रमोट होते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये भी पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस ऑपरेशन टू वॉल्यूम ऑफ कस्टमर, ये पहली कैटेगरी है टाइप्स ऑफ सर्विसेज की। सो अगर प्रोफेशनल सर्विसेज है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले सर्विसेज को हम डिवाइड कर लेते हैं कि प्रोफेशनल सर्विस है या सर्विस शॉप है या मास सर्विस है। अगर प्रोफेशनल सर्विस है जैसे अकाउंटेंट, तो ये अपनी सर्विसेज ज़्यादातर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कस्टमर को एडवाइस करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स जो है वो लो है। देन सर्विस शॉप अगर बैंक है या होटल है तो वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स मीडियम है। लेकिन मास सर्विस जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट मास पब्लिक को प्रोवाइड होता है तो वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स जो ये डील करते हैं हाई है। देन ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, तो गुड्स सर्विस कॉन्टिनम, तो हम ऐसे ये कर लेते हैं। तो गुड्स जो है वो टेंजिबल में आता है ना, सर्विसेज जो है इनटेंजिबल में आते हैं, एक्सेट्रा। देन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर एम्प्लॉय प्रेजेंस, तो सेल्फ सर्विस भी हो सकती है जैसे जहाँ पे आप कस्टमर्स जो हैं दे आर यूजिंग द एटीएम मशीन देमसेल्फ, राइट। इंटरपर्सनल जहाँ पे कस्टमर और एम्प्लॉयर दोनों प्रेजेंट होते हैं जैसे स्कूल में। देन रिमोट सर्विसेज जहाँ पे एम्प्लॉय की प्रेजेंस होती है सिर्फ, जैसे इंश्योरेंस कंपनी। देन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमाइजेशन एम्पावरमेंट, तो यहाँ पे लो कस्टमाइजेशन लो एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कस्टमर की भी अकॉर्डिंगली गुड्स इतने ज़्यादा नहीं, जो गुड्स हैं वो सभी कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है, एक पर्टिकुलर कस्टमर के अकॉर्डिंगली नहीं बनाए जाते। जैसे फूड रिटेलिंग, सुपर स्टोर, यहाँ पे जो भी गुड्स डिस्प्ले होते हैं सभी के कस्टमर के लिए, एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए उसकी नीड्स और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं होते, तो कस्टमाइजेशन इज लो, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज लो। देन हाई कस्टमाइजेशन, टेली बैंकिंग, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस, जो टेली बैंकिंग है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। रेडियोलॉजी सर्विस, यहाँ पे कस्टमाइजेशन यहाँ पे भी लो होता है। अकाउंटेंट, हाई कस्टमाइजेशन। देन ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड प्रोसेसिंग फोकस, सो प्रोसेसिंग फोकस जो है वो बॉडी माइंड टेंजिबल एसेट्स इनटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, और जो डिलीवरी सिस्टम है, या मैं ऐसे कर देती हूँ प्रोसेसिंग फोकस और डिलीवरी सिस्टम 1-to-1 सिक्वेंशियल या 1-to-1 या 1-to-many हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूँ, क्लासरूम लेक्चर है, यहाँ पे 1-to-many, 1-to-many का क्यों? क्योंकि वन टीचर इज गिविंग दी सर्विसेज डिलीवरिंग द लेक्चर टू मेनी स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम, राइट। सो अगर माइंड के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ से सिर्फ माइंड ले रही हूँ, तो क्लासरूम लेक्चर में डिलीवरी सिस्टम है 1-to-many।
राइट। और अगर काउंसलिंग ले रहे हैं तो काउंसलिंग 1-to-1 सीक्वेंशियल एक्सेट्रा। देन हाउ आर ऑनलाइन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? ऑनलाइन मार्केटिंग में इंटरनेट बेस्ड चैनल्स का यूज होता है और जो रीच है ग्लोबल ऑडियंस है। कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं? एसईओ, ईमेल, और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकती है। लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, 1-to-1 फेस टू फेस, तो स्मॉलर ऑडियंस टारगेट होती है यहाँ। टूल्स जैसे टेली मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, और इट कैन बी एक्सपेंसिव। देन आपको डिफरेंस बताना है ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल में। ऑनलाइन मार्केटिंग में जो गुड्स प्रमोट होते हैं वो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टीवी, रेडियो का यूज होता है। सो ऑनलाइन कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन ट्रेडिशनल नहीं है। फिर ऑनलाइन मार्केटिंग जो है, आप यहाँ पे इम्पैक्ट इसका इजीली मेजर कर सकते हो, यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, राइट। सो लोकल रीच है ट्रेडिशनल की और ऑनलाइन की ग्लोबल है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ सर्विस दैट डेवलप मच मोर क्लोज कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर साइमल्टेनिटी। जैसे मैंने बार्बर का एग्जांपल दिया था, आप हेयर कटिंग के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और जो सर्विसेज यूज कर रहा है, दोनों चीजें एक साथ होती है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द सर्विसेज गोज टुगेदर, राइट। तो ये साइमल्टेनिटी डेवलप्स क्लोज कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर। नाउ डिस्क्राइब द प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल प्लस। सो इसमें बहुत सारे गूगल प्लस इन एडिशन, ये तो प्रोवाइड करता ही है पेजेस और फीचर्स ऑफ फेसबुक, ये इंटीग्रेट करता है गूगल सर्च इंजन को भी। तो यहाँ पे जैसे गूगल एडवर्ड्स, गूगल मैप्स। देन आपको प्लेटफॉर्म बताना है सोशल मीडिया मार्केटिंग का जिसने फेसबुक को ज्वाइन किया था 2014 में, व्हाट्सएप। और फिर व्हाट्सएप के बारे में आपको बताना है, जो ऊपर क्वेश्चन था सेम ही है वो। देन ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग टूल्स या ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स आपको बताने हैं, ये वही वाले हैं, ये भी ऊपर से रिपीट ही हो रहा है क्वेश्चन। ईमेल मार्केटिंग, सोशल, ये सारे हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, वही वाले हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये 1 मार्कर आ सकता है, SEO की फुल फॉर्म, SEM की फुल फॉर्म, CRM की फुल फॉर्म, ये कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्लेटफॉर्म बताना है सोशल मीडिया मार्केटिंग का विच प्रोवाइड मेंबर्स अपॉर्चुनिटी टू जनरेट सेल्स लीड्स। लिंक्डइन, लिंक्डइन है जो इट इज अ प्रोफेशनल वेबसाइट, नेटवर्किंग साइट बोलते हैं। तो कंपनीज जो हैं वो प्रोफेशनल प्रोफाइल्स अपने लिए क्रिएट करती हैं, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर को कनेक्ट करते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स आर टेंजिबल, सर्विसेज आर इनटेंजिबल। फिर ओनरशिप गुड्स में पॉसिबल है लेकिन सर्विसेज में नहीं है। ओनरशिप गुड्स में कैसे पॉसिबल है? जब आप गुड्स किसी को सेल करते हो तो दूसरा आदमी जिसने खरीदा है वो ओनर बन जाता है, लेकिन सर्विसेज में नॉट पॉसिबल। गुड्स आप सेपरेट कर सकते हो सेलर से, लेकिन सर्विसेज को आप ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते। ऑल गुड्स आर नॉट पेरिशेबल, सर्विसेज जो है वो पेरिशेबल है। देन लिस्ट द 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग, ये है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, people, process, physical evidence. Then why service considered or characterized as its inseparable part? क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो सर्विसेज को ओन नहीं कर सकता है। जब उनको सर्विसेज मिलती है तो ओनरशिप जो है इट रिमेन्स विद द सेलर, वो ट्रांसफर नहीं होती है टू द बायर। देन डिफरेंस बिटवीन सोशल मीडिया एंड पेपर बेस्ड मीडिया। सो सोशल मीडिया जो है ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं विद फ्रेंड रिलेटिव्स। पेपर बेस्ड पे पब्लिश होती है ये, मेन पर्पस क्या है? फॉर न्यूज़ ट्रांसफर। देन सोशल मीडिया में यूजर्स जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिटर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या प्रिंट होना चाहिए। देन यहाँ पे ये एग्जांपल है सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप, फेसबुक, और पेपर बेस्ड में न्यूज़पेपर, मैगजीन। सोशल मीडिया लेस कॉस्टली है और पेपर बेस्ड कॉस्टली है। So with this our unit 5 is also over. From my side
I have completed all the units, thorough revision, all important questions covered so far in this video. I hope it is going to benefit in your preparation. Best of luck from my side. Do well, and please hit the like button, share and subscribe to my channel. Also hype the video. Thank you so much.